अगर इंडिया में किसी को नया अपना बिजनेस बनाना हो तो आपको कहाँ-कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं? अपॉर्चुनिटीज तो ना हर जगह ही है। ये देखो कि यार नॉर्मल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहले किराना की दुकान थी, चना दाल आटा वगैरह सब आता था, लेकिन ब्लिंकिट ज़ेप्टो वगैरह ने क्या किया कि जो हमारी एक प्रॉब्लम थी कि उसको सॉल्व किया। बेच तो वो भी वही रहा है और बेच किराना स्टोर भी वही रहा है। अगर कोई नया बिजनेस खोल रहा है तो कहाँ आपको लगता है कि कौन-सा बेस्ट सेगमेंट है, बी टू बी या बी टू सी? मुझे ना हमेशा से ऐसा लगता है कि B2C एक अच्छा सेगमेंट है, क्योंकि आप समझो कि इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं। अगर आपने 10% लोगों को भी पकड़ लिया तो आपका एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाएगा। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विजय निहाल चंदानी। स्टार्टअप शुरू करने से लेकर बिजनेस स्केल करने तक इस एपिसोड में हमने उनसे कई सारी बातें की हैं। इंडिया में नया बिजनेस खोलना कितना ईज़ी है? एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि यार एक नया बिजनेस समझो कि एक पोहे का स्टॉल ही चलाना है, जैसा एक नया बिजनेस खोलना है। क्या ये छोटा सा चाय पोहे का स्टॉल आप दुबई में खोल सकते हो इजीली? नहीं पॉसिबल है। हमारे यहाँ लोग रड्डी लगा के कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कहीं भी चालू हो जाते हैं, वो एक स्टार्टअप चालू हो जाता है। अगर मुझे इंडिया में बिजनेस खोलना है तो मेरे जेब में कितना फंड होना चाहिए मिनिमम? करने वाला इंसान ना, मेरे को ऐसा लगता है बिना पैसे से भी स्टार्ट कर सकता है, और जिसको अच्छे से करना है तो उसको आप करोड़ों रुपए भी दे दो हाथ में तो भी शायद उसको लगेगा कि यार अभी भी फंड्स कम पड़ रहे हैं या ये है। ऐसे कौन से एवरग्रीन बिजनेस हैं जो इंडिया में चलते ही चलते हैं? गिव मी 5 बिजनेस आइडियाज़ जहाँ आपको लगता है कि यार अच्छा खासा बिजनेस बन सकता है यहाँ पे। आपको मार्केट में गैप फील होता है। तो मुझे बहुत बड़ा गैप जो अभी दिख रहा है, जो मैंने अभी रिसेंटली स्टोरीज पे भी डाला था कि पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक और चैनल है टीएसएस क्लिप्स, जहां आप हमारे सारे पॉडकास्ट की छोटी-छोटी क्लिप्स देख सकते हैं और कम समय में भी सारे एपिसोड्स का फायदा ले सकते हैं। आप हमें स्पॉटिफाई पे भी फॉलो कर सकते हैं और इन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर इंडिया में किसी को नया अपना बिजनेस बनाना हो तो आपको कहाँ-कहाँ अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? मैं देखो अपॉर्चुनिटीज तो ना हर जगह ही है। अगर आप देखो तो टियर 1 सिटी से लेके टियर 3 4 सिटीज तक है। नॉर्मल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहले किराना की दुकान थी, चना दाल आटा वगैरह सब आता था, लेकिन ब्लिंकिट ज़ेप्टो वगैरह ने क्या किया कि जो हमारी एक प्रॉब्लम थी कि घर पे 10 मिनट तक पहुंच जाए, उसको सॉल्व किया। बेच तो वो भी वही रहा है और बेच किराना स्टोर भी वही रहा है। तो वो डिपेंड चीज़ें करता है। अब यही है कि आप ये प्रॉब्लम किस लेवल तक ढूँढ सकते हो, कितनी डेप्थ तक ढूँढ सकते हो। इनफैक्ट वो महंगा ही बेच रहा है। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो अपने जो चीज़ें डीमार्ट वगैरह पे सस्ती मिल जाती है, नॉर्मल किराना स्टोर्स पे बिक जाती है, सस्ती मिलती है, वो उससे ज़्यादा बेच रहा है। अगेन वो बट उसमें फिर प्राइ वहाँ माइंडसेट हमारा आ जाता है ना कि हम स्पीड के पैसे दे देते हैं हाँ, कि हमको स्पीड के थोड़ा पैसे स्पीड दे मिल रहे हो, जाता है। कन्वीनियंस के पैसे दे रहे हो आप बेसिकली। राइट। अभी जैसे अभी आपने डीमार्ट का बोला, आई एम नॉट श्योर बट मतलब ये रूमर तो नहीं, मुझे नहीं मालूम। बट मुझे ऐसा पता चला था कि डीमार्ट में भी महँगा सामान मिलता है। हाँ, मतलब अभी ये था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैराशूट ऑयल है, वो ₹80 का बाहर मिल रहा है। तो डीमार्ट में ऑलरेडी प्राइस बढ़ा हुआ बढ़ा होगा के और उसके बाद देगा। उसमें से प्राइस कम करके हो सकता है आपको 85 में बेच दे और हाँ, आपको लगे कम प्राइस पे लेके आए हो, बट जबकि वो आप ₹5 महँगा लेके आए हो क्योंकि वहाँ पे। कंज्यूमर साइकी होती है कि हम एमआरपी देख के लेते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो ये चीज़ें मेरे को ऐसा लगता है जो किराना स्टोर्स वाले होते हैं वो भी अभी डीमार्ट पे जाके खरीदते हैं। वो तो वो हो सकता है वो जाके देखते होंगे, बट नॉर्मल कंज्यूमर नहीं देखता होगा। पॉसिबली हो भी रहा होगा क्योंकि मैंने कभी जाके देखा नहीं, बट हाँ, आज की तारीख में अगर कोई नया बिज़नेस खोल रहा है, तो कहाँ आपको लगता है कि कौन-सा बेस्ट सेगमेंट है, बी टू बी या बी टू सी? मुझे ना हमेशा से ऐसा लगता है कि B2C एक अच्छा सेगमेंट है, क्योंकि आप समझो कि इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं। अगर आपने 10% लोगों को भी पकड़ लिया तो आपका एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाएगा। B2B भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। टीसीएस हमारे इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है और जो कि अब्रॉड भी इतने सर्विसेज दे रही है। इट्स अ काइंड ऑफ B2B सर्विस। बट प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की, आपको कोई पहचानता नहीं है। तो वो लेवल तक जाने में और आपको नाम बनाने में पहली चीज़ बहुत टाइम लगती है। सेकंड चीज़ ये है कि आपको ना एक-एक क्लाइंट को देखना पड़ता है, और प्राइज़िंग का एक इफ़ेक्ट रहता है, प्राइज़िंग वाला पार्ट रहता है। और B2B तो मैं खुद बिज़नेस कर रहा था, मैंने अभी जस्ट शिफ्ट किया है, तो और भी मैं आपको चैलेंजेस बता देता हूँ अच्छे-अच्छे क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कस्टमर फाइंड करना। सेकंड चीज़, वो कस्टमर चला जाएगा, आपको दूसरे कस्टमर को नर्चर करने में उतना टाइम लगता है, उतना। उसके बाद ये है कि आपकी ब्रांडिंग खुद की बहुत कम हो पाती है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि B2C में क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट निकाला, दूसरे को अच्छा लगा, वर्ड ऑफ माउथ से आप 10% मार्केट कैप्चर कर लो तो बहुत बड़ा कर लेते हो। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। पर बी टू सी में मैंने एक चीज़ और देखी है, आप बताइएगा कि कितना सही है।
फॉर एन एग्जांपल मुझे एक इसकी फैक्ट्री खोली, मैंने ऑयल की फैक्ट्री खोली लेट्स से, हुँ, राइट? अब मैं ऑयल ब्रांड मैंने पूरा ऑयल बनाया, कच्ची दानी का सरसों का तेल बनाया और मैं मार्केट में लेके आया। अब मार्केट में जब मैं शॉपकीपर के पास जाता हूँ तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि काम करो, रख जाओ, हुँ, बिकेगा तो मैं पैसे दे दूँगा। हुँ। ऐसे में आपकी इन्वेंटरी बहुत ज़्यादा फँस नहीं जाती और आपका पैसा भी मार्केट में बहुत ज़्यादा फँस जाता है। देखो, अगर आप वही चीज़ बेचोगे जो लोग बेच रहे हैं, तो आप पहली बात तो मार्केट के जो लीडर्स हैं, उनको कम्पीट नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक आपका ही नॉर्मल एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ, वो भी तेल बेच रहे हैं, आप भी तेल बेच रहे हो। बट अब जो लोग हैं ना, आजकल के जो लोग मिलेनियल्स या यंगस्टर्स या जेनज़ीज़ जो बेच रहे हैं, वो ऑर्गेनिक का थप्पा लगा के बेच रहे हैं या उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग अलग चेंज करके बेच रहे हैं। और ये आजकल है ना, ये भी हो गया है कि आप इंटरनेट पे कितने अवेयर हो इन सारी चीज़ों के लिए। लेट्स से कि आपने अच्छी ब्रांडिंग मार्केटिंग इंस्टाग्राम सोशल मीडिया वगैरह से कर ली कि यार आपके ये बेनिफिट्स हैं ये तेल लगाने से, तो ही मेरे को ऐसा लगता है अब ये आप स्पेस जीत पाओगे। नहीं तो अब इस स्पेस को आप कैसे, एचयूएल को थोड़ी हरा सकते हो आप। पॉसिबल है क्या? तो मतलब फिर हमारे बी टू सी में घुसना थोड़ा टफ नहीं हो गया है? यार देखो, डेफिनेटली टफ है, बट अगेन बात वही है कि आप अपनी ब्रांड की पोजिशनिंग कैसे कर रहे हो कि यार कस्टमर आपकी दुकान पे आके मांग रहा है। जैसे आज सपोज कर लो कि लेस तो इतने दिन से बिक रहा था, लेकिन शार्क टैंक पे कुछ ब्रांड्स आए जिन्होंने इतना बड़ा मार्केट स्पेस खाया और लोग आके सर्च करते हैं कि यार ये वाली चीज़ अवेलेबल है क्या, ये वाली चीज़ अवेलेबल है क्या, तो फिर मेरे को लगता है फिर आप उस स्पेस को जीत सकते हो। आज अमूल भी है, आज अमूल के स्टोर्स खुल रहे हैं, तो मैं जब अमूल पे जाता हूँ तो वहाँ पे भी स्टोर्स पे वही सारी चीज़ें रहती है। मतलब वहाँ भी आटा बिकता है, दाल-चावल बिकते हैं उनके स्टोर्स पे, दूध-दही के साथ। बट अगेन वो लोग ऑर्गेनिक का थप्पा लगा के बेच रहे हैं। हुँ। तो मेरे को लगता है कि यार वहाँ पे आप जीत सकते हो, नहीं तो यार ऐसे तो अगर आप कोई बंदा वही चीज़ बेच रहा होगा और आप वही चीज़ दोबारा बेचोगे, तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब आप आपको पैसे कुछ में हरा सकते हो। एक्स फैक्टर लेके आना चाहिए उस प्रोडक्ट में। अगेन यस, आपको एक एक्स फैक्टर लेके ही आना पड़ेगा। उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है आज, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है यार ये। आज अगर कोई नया बिज़नेस खोलना चाहता है, खासकर इंडिया में, तो इंडिया में नया बिज़नेस खोलना कितना ईज़ी है? यार सबसे आसानी इंडिया में बिज़नेस चलाना है और बिज़नेस खोलना है। क्योंकि देखो, क्या होता है कि अगर आप बेसिकली अगर आप दुबई में वगैरह जाओगे या सिंगापुर में जाओगे, तो वहाँ पे आप नॉर्मल नहीं खोल सकते। एक बहुत छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि यार एक नया बिज़नेस समझो कि एक पोहे का स्टॉल ही चलाना है, जैसा एक नया बिज़नेस खोलना है। राइट। बाकी तो थोड़े और बिज़नेस भी आप खोल सकते हो। बट क्या ये छोटा-सा चाय पोहे का स्टॉल आप दुबई में खोल सकते हो नहीं खोल ईज़िली? सकते। नहीं पॉसिबल है। हमारे यहाँ लोग रेड्डी लगा के कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कहीं भी चालू हो जाते हैं। वो एक स्टार्टअप चालू हो जाता है जिसकी दिन भर का 1000 2000 रुपए वो कमा लेता है। बिल्कुल बट कमाल है। दुबई, सिंगापुर में पॉसिबल नहीं है, पहली चीज़ समझो। वहाँ पे चाहिए आपको डेडिकेटेड लाइसेंस, ठीक है? अभी मैं अनुभव से बात कर रहा था, चाय सुट्टा बार का फाउंडर, तो मुझे बोल रहा था, विजय वहाँ पे चाकू भी अलग-अलग रखने पड़ते हैं। मतलब सेफ्टी पर्पस के हिसाब से कि ये वाला चाकू इस चीज़ों में यूज़ होगा और ये वाला चाकू इस चीज़ों में यूज़ होगा। तो आप समझो कि इंटरनली कितनी सारी चीज़ें, सेफ्टी वगैरह आपको नॉर्म्स है, लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हमारे इंडिया में ये नहीं है। और यहाँ पे चालू करने का एक सबसे बड़ा रीज़न भी यही है कि 140 करोड़ लोग हैं हम, और आप समझो कि 140 करोड़ में हर किसी का एक मार्केट है। अगर आपको मेरे ख़्याल से आज अगर आप लैक्टोज़ फ्री दूध भी बेचोगे, जो कि अभी थोड़े सालों पहले तक किसी को नहीं पता था, आप बिल्कुल। वो भी बेच लोगे। बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाके बेचोगे तो वहाँ पे उतनी ऑडियंस ही नहीं है, लोग ही नहीं है वहाँ पे लाइसेंसेस तो हैं। तो वही वाली बात हो जाती है कि यहाँ पे बहुत आसान है सब कुछ सर करना, बट अगर आप बाहर जाके करोगे तो नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है ये सारी चीज़ें। अगर मुझे इंडिया में बिज़नेस खोलना है, हुँ। तो मेरे जेब में कितना फंड होना चाहिए मिनिमम? ये स्टार्ट तो आप कितने से भी कर सकते हो, करने वाला इंसान 2000 से भी स्टार्ट कर लेता है। आपको क्या है, अगर आपको ओला उबर ही चलानी है तो आपको कार खरीदने की तो ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे लोग बैठे हैं बॉम्बे, दिल्ली में जो अपने ऑटोज़ खरीदते हैं, रेंटल्स पे देते हैं, और उसके बाद पर डे का रेंटल जो भी ₹1000 चार्ज करते हैं, अपनी ये सारी उठाते हैं, दिन भर की रिक्शा वगैरह उठाते हैं और चल लेते हैं। वैसे अगर आप कोई भी बिज़नेस ले लो, फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैंने ही स्टार्ट किया था तो मैं मेरा ट्रैवलिटीज़ का ही बता देता हूँ। तो इट्स अ होटल रेवेन्यू मैनेजमेंट कंपनी, अब होटल चेन है। तो मैंने तो सिर्फ़ एक पीपीटी बनाई थी और पीपीटी बना के होटल्स वालों को सिर्फ़ प्रपोज़ल दे दिया था कि आई कैन डू दिस फॉर यू, पैसे भी आप बाद में दे देना जब आपका काम हो जाए। तो करने वाला इंसान ना, मेरे को ऐसा लगता है बिना पैसे से भी स्टार्ट कर सकता है, और जिसको
अच्छे से करना है तो उसको आप करोड़ों रुपए भी दे दो हाथ में, तो भी शायद उसको लगेगा कि यार अभी भी फंड्स कम पड़ रहे हैं या ये है। तो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। बिज़नेस में आपने बताया कि इतने करोड़ लोग हमारे यहाँ इंडिया में हैं, राइट? उसके बाद भी आज की तारीख में अच्छी मैन पावर नहीं मिल पाती, ऐसा क्यों? क्योंकि वी लैक एजुकेशन, हमारा इंडिया एजुकेशन लैक करता है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। क्यों रीज़न है? क्योंकि आप देखो यहाँ पे ना, बोलना बहुत मतलब मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट इट्स अ ट्रुथ कि जब हमारा इंडिया टॉप 3 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है। फर्स्ट वाले पार्ट हैं जो इंसान 1 लाख रुपए से ऊपर कमाता है। एक सेकंड वाले वो उस पे आते हैं जो 30,000 के आसपास, 30,000 से 1 लाख के आसपास कमाते हैं, और फिर जो चौथे आते हैं जो जिनका सिर्फ सर्वाइवल मोड है, 15-20 हज़ार और उसके नीचे हैं। तो गवर्नमेंट दे देती है, सब्सिडीज़ दे देती हैं, घर पे आपको ₹2 में आटा, दाल, चावल ये सब मिल रहा है। पर आप समझो कि गवर्नमेंट एजुकेशन कहाँ दे रही है? गवर्नमेंट अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ दे रही है? पढ़ने के लिए लोगों को है ही नहीं। तो अगर आप इंडिया को एजुकेट नहीं करोगे, तो फिर इंसान तो वैसे ही काम करेगा ना यार। मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाना, हम लोग चीप लेबर्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं। आज आप बिल्कुल। समझो कि दुबई जो पूरा बना हुआ है आपको दिख रहा है, दुबई का बुर्ज अल अरब और ये सब खलीफा वगैरह बना हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बांग्लादेश और इन सब की चीप लेबर्स को लेके आए हुए करा हुआ है। बट आप समझो कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना इसका अपोजिट कर रहा है। चाइना की एजुकेशन अच्छी है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं ना कि वो अपनी मैन पावर को वैसे डेवलप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग टाइप से एनेबल कर रहे हैं। वहाँ पे गेम सिर्फ डिग्रीज का नहीं हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है रियल लाइफ नॉलेज का कि यार अगर ये प्रोडक्ट है इसको हम कैसे बना सकते हैं, मोबाइल को कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एजुकेशन अच्छी है। तो वो लोग वैसा कन्वर्ट कर पा रहे हैं। उनके खुद के इंस्टाग्राम, उनका खुद का जो भी चल रहा है, अलग अलग ऐप्स चल बाहर रहे के हैं। आइट्स और हम लोग क्या है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। आप बेसिकली राइट, देखो, राइट। बाहर के ऐप्स तो वहाँ पे अलाउड ही नहीं है। अलाउड ही नहीं है। हुँ। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब हमारे ना इंडिया में एजुकेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना जिस दिन, उस दिन हम शायद पूरी दुनिया को हरा देंगे। राइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बात होती है कि इतने करोड़ लोगों में से हमको मैन पावर नहीं मिल पाती है। इतना बोलते हैं, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है। लोगों को सर मैन नौकरी चाहिए बट उसके बाद भी लोग नहीं मिलते हमें। करेक्ट है, नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आपको क्या होता है कि बीइंग अ कंपनी ओनर, आप समझो आपको स्किल्ड लोग चाहिए। राइट, ठीक है, आप भी अगर अपनी कंपनी में हायर करोगे तो आप स्किल्ड हायर करोगे। मैं अपनी कंपनी में हायर करूंगा, मैं स्किल्ड इंसान हायर करूंगा। मैं मेरे को उस बंदे का काम ही नहीं है ना, मेरे को बिल्कुल ऐसा चीप लेबर वाला चाहिए ही नहीं। मैं क्या करूंगा उसको? देश चलाने के लिए भी तो अच्छे लोग चाहिए रहते हैं, देश को मेंटेन करने के लिए भी तो अच्छे लोग चाहिए रहते हैं। आप ये समझो कि आज हिंदुस्तान का जो मेजर टैक्सेशन आता है वो HNI से आता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से आता है। तो वही लोग स्किल्ड ही नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे कौन से एवरग्रीन बिज़नेस हैं जो इंडिया में चलते ही चलते हैं? यार देखो, बिजनेसेस तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो काफ़ी टाइम से चल रही हैं। एक तो आप जो खाते हो, बहुत सारी चीज़ें, फूड इंडस्ट्री जो एफएमसीजी जो है होता ना? है। इधर आप रेस्टोरेंट ले लो, इधर आप ये ले लो जो, जैसे मैंने आटा दाल चावल ले लिया, तो कोविड आ जाए या कुछ भी आ जाए, इंसान खाना तो नहीं छोड़ेगा। तो वो अगेन एक एवरग्रीन एवरग्रीन इंडस्ट्री है। और मेरे को ऐसा लगता है ट्रैवल अभी-अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बिकॉज़ कि लोगों को रियलाइज़ेशन हुआ है कोविड के बाद कि भाई घर में पैसा नहीं रखना है, दुनिया देखनी है, तो ट्रैवल अभी काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। एक ये है। तीसरा ये है कि यार एवरग्रीन बिज़नेस में भले ही आप बात करो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ना मार्केट के साथ-साथ चलना ही पड़ेगा। जैसे सर्च इंजन तो पहले भी चल रहा था, बट अब उसके साथ लोगों ने एआई भी इंटीग्रेशन कर दिया। तो अगेन मार्केट डिमांड के साथ चलना है। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो बिज़नेस है जो कि एवरग्रीन है, दैट इज़ लिकर बिज़नेस, जो मैं सबको रिकमेंड नहीं करता करने के लिए और आसान भी नहीं है आसान भी चलाना। नहीं चलाना। बट वो एक ऐसा बिज़नेस है जो कि लॉकडाउन था तो भी चल रहा था, हुँ। लॉकडाउन नहीं रहता तो भी तो चलता भी है। चलता है। गिव मी 5 बिज़नेस आइडियाज़ जहाँ आपको लगता है कि यार अच्छा खासा बिज़नेस बन सकता है यहाँ पे। आपको मार्केट में गैप फ़ील होता है कि यार यही चीज़ अगर होती ना तो मस्त बिज़नेस बन सकता था। कुछ देखो आप बताओ, कुछ मैं बताऊँगा। देखो, एक तो मुझे भी चालू करना है, अगर कोई बंदा कर दे तो डेफ़िनेटली। यार आप देखो कि इंडिया ना, हमारा इंडिया जो है वो बहुत अब फ़िटनेस के बारे में बहुत आगे जा रहा है, और लोगों को चाहिए कि यार लोग अपने काम के बाद थोड़ा फ्री होके और गेट टुगेदर करें। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार हर किसी शहर में ना एक एटलीस्ट एक टर्फ की जगह एक बड़ा क्रिकेट ग्राउंड होना चाहिए जहाँ पे लोग रियली खेलें। तो वो अभी तक नहीं है। भले ही आप टर्फ जैसा चार्ज करो, उससे डबल चार्ज करो, बट मुझे तो नहीं दिखता ऐसा कुछ कि जहाँ पे यू कैन रेंट
रेंट कर सको उसको आर्ली 2 आवर्स 3 आवर्स के लिए, पूरा का पूरा ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक मुझे यहाँ पे गैप लगता है। दूसरा मुझे बहुत बड़ा गैप जो अभी दिख रहा है, जो मैंने अभी रिसेंटली स्टोरीज पे भी डाला था, कि लोग ना, आप समझो कि आपने मुझे बताया आप ग्वालियर से हो, आप फिर कहीं और बॉर्न हुए, आप बिजनेस कहीं और कर रहे हो, तो आपका जो पूरा ग्रुप है, जो स्कूल वाले दोस्त हैं और ये हैं सब, वो सब आप पीछे छोड़ दिया आपने। अब आपको सोशलाइज करने के लिए कोई तो चाहिए। अभी आप किसके साथ सोशलाइज कर सकते हो? या तो मतलब फैमिली मेंबर्स के साथ या कुछ चुनिंदा एक आध दो लोग नए होंगे तो दोस्त होंगे। अब नहीं मिलते, क्योंकि मिलते। अब जो आपको मिल रहे होंगे वो सारे काम वाले दोस्त मिल रहे होंगे, Exactly. जिनके साथ आपका स्कूल वाले दोस्तों वाला इंटेंशन नहीं कि यार नहीं। अरे मस्ती मजाक ये वाली। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार एक ऐसा सोशलाइज करने के लिए ऐसा कोई कुछ तो बनाए, आई डोंट नो क्लियरली, कि यार जहाँ पे लोग आए बैठे एक दूसरे से बात करें, इंटरेक्शन हो, कुछ ऐसी चीजें हो, फन एक्टिविटी गेम्स वगैरह, जिससे लोग एक दूसरे से दोस्त बने। क्योंकि आजकल 9 to 5 करने के बाद इंसान फ्री रहता है, लोग अपनी सिटी से मूव कर चुके हैं, और जो लोग अब बिजनेस बना रहे हैं, मतलब अब जो लोग दोस्त बना रहे हैं, वो सिर्फ एक पर्पस के लिए दोस्त बना रहे हैं कि इससे मेरा ये काम निकल रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ। तो मुझे एक और गैप ये लगता है। बाकी आप बताओ। जैसे आपने ये चीज़ बताया ना मेरे को, हम्म। ये आपने बोला कि गैप है, लोग बात करना चाहते हैं। जब हम छोटे थे ना तो एक टर्म यूज़ होता था पेन फ्रेंड करके, आपने सुना है इस टर्म को? नहीं नहीं नहीं। ओके, तो जब छोटे थे उस समय चिट्ठियों का दौर हुआ करता था। ईमेल्स इतने नहीं हुआ करते थे, मैसेजेस करेक्ट। एसएमएस नहीं हुआ करते थे। तो उस समय क्या होता था कि लोग इंटरनेट पे, स्टार्टिंग फेज़ का मैं बता रहा हूँ आपको, कि लोग ढूँढा करते थे और लोग सिर्फ़ अपने एड्रेसेस एक्सचेंज करा करते थे बस। और लोग एक-दूसरे को ईमेल्स कर रहा हूँ, लोग अपने आप चिट्ठियाँ। को चिट्ठियाँ लिख के भेजा करते थे, अच्छा। ठीक है? आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। बस हम चिट्ठियाँ भेज रहे हैं और हम अपनी पूरी-पूरी फीलिंग्स वहाँ पे शेयर कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है? वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये होती थी क्योंकि वहाँ आप जजमेंटल नहीं रहते थे क्योंकि आप मुझे जानते ही नहीं हो। करेक्ट। तो आप बहुत ऑनेस्ट मुझे रिव्यूज़ देते थे हर चीज़ के लिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए, हाँ, ये सही है या गलत है, आप सुनते थे। करेक्ट, करेक्ट। अगर ये पेन फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट हुँ, फिर से किसी तरह से आ जाए कि एक कोई ऐप आ जाए, हुँ। जहाँ पे वो आइडेंटिटी आइडेंटिटी एनोनिमस। हाँ, रिवील करे ही ना, हाँ। और एक ऐसा आईडी दे दे कि हाँ, आप उससे बात कर सकते हो, उसके साथ शेयर कर सकते हो, आप उसको सुन सकते हो, हुँ। उसकी बातों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। लोग अकेले हो गए हैं अभी। लोग बहुत ज़्यादा अकेले हो गए। इनफैक्ट जब से कल मैं ना एक हुँ। बच्चे इंटरनेट पे देख रहे थे कुछ-कुछ, हुँ, हुँ। तो उसमें एक मैं उसको चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, मैं नहीं लेता हूँ चैनल का नाम, बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने टास्क दिया अपने बच्चों को हुँ, कि 15 मिनट के लिए आपको सिर्फ आइडल बैठना है, बोर होना है, हुँ। कुछ नहीं करना है आपको। आप अपनी उँगलियों के साथ नहीं खेल सकते, आप इधर-उधर देख नहीं सकते, बस आपको एक जगह बैठे रहना है और आँख भी बंद नहीं कर सकते। आपको मालूम है उनके बच्चे 5-8 मिनट से ज़्यादा बैठ ही नहीं पाए। हुँ। क्योंकि हमको अपने माइंड को इतना ज़्यादा एंगेज करने की आदत हो गई है कि हम बैठ ही नहीं सकते, स्पेशली जब से ऐप्स हैं, सोशल मीडिया है, ने कर दिया। हमको एंगेज करके रखता है फुल टाइम। मतलब हम क्या करते हैं, अगर हम खाली बैठे हैं तो हम क्या करेंगे, मोबाइल उठा लेंगे, तुरंत ऐप्स देख खोलेंगे और देखना शुरू करेक्ट, कर देंगे करेक्ट। चीज़ें। तो अगर इस तरह की कुछ चीज़ें आए ना तो हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर हुँ, पाएँगे। हुँ। एक करेक्ट। ये चीज़ लगता है। दूसरा मुझे लगता है कि रिलिजन्स ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, हुँ। वहाँ पे बहुत बड़ा उछाल आया है। मैं एक वो देख रहा था, सर्वे देख रहा जैसे? था, जैसे कि रुद्राक्ष। हुँ, पिछले कुछ टाइम में रुद्राक्ष का जो सेल है, वो बहुत ज़्यादा हाई गई है। हुँ। छोटे-छोटे हवन कप्स का इवन जो क्रेट आपने हुआ। ब्रेसलेट पहना हुआ है, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट इसका भी अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये तो अभी से चल रहा है, बट ये मार्केट में बहुत पहले से हैं। मतलब हुँ। इस तरह के ब्रेसलेट्स मेरे पास पिछले 10 साल से हैं। हाँ, बट अगेन अभी अभी-अभी अभी-अभी बहुत ये हुआ बहुत है। ज़्यादा चल हाँ, रहा है। हाँ। तो वो चीज़ है। पेट केयर प्रोडक्ट्स हुँ, बहुत ज़्यादा उछाल पे आए हैं। हुँ, मतलब लोग बहुत ज़्यादा नए-नए इनोवेशंस कर रहे हैं उसमें। एप्पल फ़ोन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हुँ, बहुत ज़्यादा आए हैं। और लोग उसमें भी नए-नए तरह के इनोवेशंस करेंगे कि अब आपके जो पीछे का कवर है वो मतलब येलो पड़ेगा ही नहीं। हुँ, और एक बहुत अच्छा मुझे लगा, सीनियर सिटीज़न से रिलेटेड नई-नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। मतलब उनके लिए हेल्थ केयर पे लोग आ रहे हैं, हुँ, बॉडी केयर पे के लिए आ रहे हैं। एक हरिद्वार साइड एक प्रोजेक्ट चला है, हुँ, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। ओल्ड एज होम टाइप उन्होंने बनाया है, हुँ, बट वो बहुत अच्छा ओल्ड एज होम है, जहाँ पे सब लोग रहेंगे, सबको इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी हुँ, और सारी की सारी सेवाएँ भी मिलेंगी।
सेम ना अभी इंदौर से मैं जा रहा था, इंदौर से उज्जैन आप जाते हो तो बीच जी। में एसएस रिजॉर्ट करके आता है, सीनियर सिटीजन रिजॉर्ट। जी। तो उन्होंने स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के बनाया हुआ है। और अगेन वहाँ पे जो लोग आते होंगे ऑब्वियसली दे दे आर रिच सीनियर सिटीजन्स, जो लोग सोचते होंगे कि हाँ नहीं मुझे अब रिटायरमेंट के बाद सब कुछ अच्छा है। इट्स अ लेविश लग्जरी चीज, तो इट्स गोइंग गुड, मतलब अभी वो भी अच्छा चल रहा है। तो इट्स अ नाइस इंडस्ट्री की जहाँ पे आप यहाँ पे जाके सर्विस दे रहे हो। और एक और मैं बीच में अभी जस्ट न्यूज़ आई कि मैं देख रहा था, हाउस हाउस मैनेजरियल सर्विसेज करके कुछ है। तो एक इंसान ने एक पैकेज भी उठाया 1 लाख रुपए का, वो एक घर से ले रहा है जहाँ पे मैं आपके घर की सारी हाउसमेट्स वगैरह ये वो टॉप टू बॉटम सारी चीज़ें मैनेज कर लूंगा, एंड यू जस्ट नीड टू पे 1 लाख पर मंथ। और बैंगलोर में लोग दे रहे हैं उसके लिए। टाइम नहीं ना लोग के पास। लोगों को टाइम नहीं है मैनेज करने का। घर भी मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात होती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये लेकर आओ वो लेके आओ, मेंटेनेंस, भाइयों को देखना, मेट्स को देखना, क्या प्रॉपर टाइम पे हो रहा है। तो अगेन दूसरा एक चीज़ जो मैंने एक चीज़ देखा, सीनियर सिटीज़न्स के लिए लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अच्छा। तो लोगों को वहाँ पे भी गैप दिख रहा है हम्म। और वो चल रहा है। मतलब आप अपनी स्किन को कैसे नरिश करके रख सकते हो, झुर्रियों को कैसे कम कर सकते हो, क्योंकि जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है स्किन में झुर्रियाँ बहुत बढ़ती चली जाती हैं। करेक्ट। अ, किड्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा गैप है इस वक़्त भी, कि अगर हम इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स बनाएँ जो कि बच्चों की लर्निंग्स को ग्रूम कर सकें और उनको मोबाइल से दूर कर सकें। हम्म। आज की तारीख में पेरेंट्स का सबसे बड़ा पेन एरिया यही है सारा कि दिन बच्चे मोबाइल में मोबाइल लगे है हुए या हैं। टीवी है, हम्म। या कुछ लोगों ने तो प्ले स्टेशंस ला के रख दिए हैं, तो प्ले स्टेशन से। पेरेंट्स ढूँढ रहे हैं इस तरह की चीज़ें कि मैं कैसे बच्चों को वहाँ से करूँ। हम्म। अगर यहाँ पे आप कुछ पेनिट्रेट करके बच्चों के लिए कुछ नया लेके आ जाते हो, हम्म। जिससे बच्चे एन्जॉय करें और लॉन्गर एंगेज पीरियड रहें, ऑफ टाइम तक। बिकॉज बहुत पैसा है। आजकल क्या होता है कि जब आप बच्चे के लिए खिलौना लेके आते हो, वो खिलौना उसका सिर्फ 2 या 3 घंटे 5 घंटे एग्ज़ैक्टली, ज्यादा ज्यादा है, बिल्कुल, और मैक्सिमम बाई 24 आवर्स। उसके बाद राइट, वो पता नहीं खिलौना किसी कोने में पड़ा हुआ रहता है, उसको दिखता तक नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, और ऐसा है कि अगेन आप सही बोल रहे हो, बिकॉज बच्चे ना वो होते हैं कि हर किसी के लाडले होते हैं। तो हर फैमिली में से कोई ना कोई मेंबर कुछ ना कुछ उसके लिए लेकर ही लेके आ रहा आता है, होता है। राइट। तो वहां पे पैसे वाला भी कोई कंसर्न नहीं होता। और वहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, अ, हो सकता है आप अपने ऊपर एक बार पैसा खर्चा नहीं करोगे, बच्चे बट के लिए कर। बच्चे के ऊपर आप पैसा खर्चा कर देते हो। तो डेफिनेटली। बच्चों के ऊपर पेरेंट्स पैसा खर्चा करते हैं। तो करेक्ट। अगर वहाँ हम कुछ इस तरह की चीज़ लेके आ पाएँ, तो वो बहुत अच्छी हो सकती है। तो आप बी टू बी में हैं या बी टू सी में हैं, हम्म। आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि बिज़नेस टू बिज़नेस में मैं क्या कर सकता हूँ, बिज़नेस टू कस्टमर में क्या कर कर सकते सकते। लेके आ सकता हूँ। चीज़ आपको ये है कि आपको एक पेन एरिया ढूँढना है, एक हम्म। गैप ढूँढना है, जहाँ आप जिस जिस पल पे आपने गैप को फिल इन कर दिया, वहीं आप पैसा कमा जाओगे। करेक्ट, वो तो है। ठीक है, मैंने अपना एक व्हाय समझ लिया कि मुझे क्यों बिज़नेस खोलना चाहिए। एक नीश डिसाइड कर लिया कि यार इसमें करना चाहिए। मैंने को एक पेन एरिया मुझे समझ में आ गया। हम्म। अब मुझे ऐसा लगता है कि उसका थर्ड स्टेप होना चाहिए एक बिज़नेस प्लान। हम्म। तो एक अच्छा बिज़नेस प्लान मैं कैसे बनाऊँ? देखो, पहले आपने वाई समझ लिया, दूसरा आपने ये समझ लिया कि उसको कैसे करना है। थर्ड, जब बिजनेस प्लान बनाने की आती है तो बात मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा मार्केट रिसर्च आपको करना चाहिए। ठीक है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो वाई है वो सिर्फ आपके लिए ही वाई है कि दूसरों के लिए भी वाई है। ठीक है, लेट्स से कि जब आपको लग रहा है कि यार पेमेंट्स की प्रॉब्लम सिर्फ आप ही की है या सबकी है, तो आपने देखा सबकी ही प्रॉब्लम है ये, तो देन आपने क्रिएट किया। और फिर अगेन यार आजकल एआई एप्स वगैरह हैं जहाँ से आप ये सारी चीज़ें बनवा सकते हो। बट मैं बोलूँगा कि जब आप ऐसी चीज़ें क्रिएट करवाने जा रहे हो तो आप फुली फ्लैश्ड मत बनाओ। हमेशा एक बीटा वर्जन बनाओ और उसको टेस्ट करो। और मैं बोल रहा हूँ कि इतना भी खर्चा नहीं करना है, तो थोड़ा-सा और आजकल मार्केट में छोटी-छोटी डिफरेंट ऐप्स आती हैं। आप उसको ऐसे करो, ब्रेक डाउन करके आप उसको कैसे कर सकते हो। सो आई विल गिव यू माय एग्जांपल। जब मुझे लगा कि पेमेंट रिमाइंडर्स इसको सॉल्व करना है, तो हमने 2 ऐप्स का यूज़ किया। एक हमने डिफरेंट ऐप का यूज़ किया और एक दूसरे डिफरेंट ऐप का यूज़ करा। जब हमने दोनों को मर्ज करके 2-4 कस्टमर्स पे ट्राई किया, तो हमें लगा कि हाँ, ये वर्किंग कर रहा है। देन हम लोगों ने उसको एक फुली फ्लैश्ड एक ऐप बनवाया। अभी भी वो फुली फ्लैश्ड नहीं है, अभी उसमें ऑब्वियसली बहुत सारा काम बचा हुआ है और वो अभी एक समझो कि फर्स्ट वर्जन पे सेकंड थर्ड वर्जन्स आना बाकी है। तो ये है। और उसके बाद फिर ये अगेन बात है कि टीम बनानी पड़ती है, बहुत सारा पैसा फूकना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। अ, मैं इसमें एक छोटा-सा इनपुट अपने देना चाहता हूँ कि जैसे आपको मालूम है, मैं अभी बिज़नेस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए। अगर आपको कभी भी जैसे बिज़नेस खड़ा करना है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे पहले
एक कोई छोटी सी प्रॉब्लम समझ के उसको प्रॉब्लम को पकड़ के और लोकली ही उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, हम्म, राइट? कैसे एग्जांपल दूं मैं आपको? फॉर एन एग्जांपल, आपको फील हुआ कि मैंने एक छोटी सी लाइट अगर मैं ऐसे बना देता हूँ तो इसमें थोड़ा डिजाइन दे देता हूँ जिससे बाइकर्स को बहुत प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। ये हम्म। छोटे छोटे बाइकर्स हैं जो छोटी छोटी मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको भी बहुत फायदा हो सकता है छोटे से मार्केट में छोटे से टेस्ट मार्केट करके में आप टेस्ट पेनिट्रेट करो, करके। हाँ। तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। हम्म, ऐसे में किसी का सुन रहा था तो उन्होंने बताया कि अगर आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो कि आपने कुछ ग्लो बैंड्स बना लिए और उसको अपने मार्केट में पहले आसपास सर्कुलेट करके देखे, किन्हीं के साथ टाइप करके। एक मेरा फ्रेंड था, उसने क्या करा था कि जैसे समझ लीजिए आगरा के पेठे बहुत फेमस है। हम्म, उसने क्या किया, होटलों से जाके बात करी। ये चीज़ आपकी इस इंडस्ट्री में तो शायद आप भी कर सकते हैं। हम्म, उसने क्या करा, होटलों से बात करा और उसने बोला कि मैं पूरा एक मेन्यू छोड़ के जा रहा हूँ। हम्म, आपका जो भी कस्टमर है, अगर आपका कोई कस्टमर हमसे एक पेठा लेगा, तो इसका इतना परसेंट शेयर मैं आपको भी दूँगा हम्म, और मैं इसको तुरंत क्विक डिलीवरी भी करवा के दूँगा। और करेक्ट। वो लोकली कर रहा है, हम्म, यू नो? वो सीधे-सीधे एकदम पैन इंडिया नहीं गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरह के छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स भी करते हो ना, तो हम्म, आपको उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेंटरी भी नहीं लगानी। करेक्ट। और इसमें क्या करा है उसने, पहले वो पैसा माँग रहा है, उसने क्या करा, पेठे वालों से भी बात कर ली और इधर भी बात कर ली। हम्म। पहले उसने ऑनलाइन पैसा ले लिया और ऑनलाइन पैसा लेके और आपको तुरंत शिप करा दिया। इवन अगर आप देखो ना, तो आज इंस्टाग्राम किस लेवल पे, आप उसके कितने मिलियन बिलियन यूजर्स हैं, तो वो आज भी जब कोई एक बड़ा, जब उनको लगता है ना कि मुझे कोई नया फीचर लॉन्च करना है, तो वो एक छोटी छोटी ऑडियंस पे करते हैं, रादर देन पूरे इंस्टाग्राम पे जितने भी यूजर्स हैं, कभी भी उनको पूरे फीचर्स नहीं आते। बिल्कुल। कुछ हमेशा छोटे मोटे क्रिएटर्स को आते हैं, फिर कुछ बड़े क्रिएटर्स को आते हैं, एंड देन फिर वो धीरे धीरे उनको लगता है कि हाँ, इफ इट्स वर्किंग नाउ, तो देन हम पूरे इसको करते हैं। तो हमेशा पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि छोटा मोटा बीटा वर्जन, जैसे अगर ऐप है तो ऑब्वियसली बेटा वर्जन ही बनेगा। बट अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा फिजिकल आइडिया है जो कि आपको करना है, तो अगेन पहले एक छोटा से मार्केट को सर्व करो, फिर एक बड़े मार्केट को सर्व करो, फिर आप थोड़ा ग्लोबली लेके जाओ, अमेजन वगैरह पे लेके जाओ। तो वही एक डायरेक्ट रहता है। हमारे दिमाग में हालाँकि रहता है कि यार लाखों करोड़ों की फंडिंग लगाओ, चुटकियाँ बजाओ, ऐसे हो जाओ, बट ऐसे नहीं होता है यार, आप सँभाल ही नहीं पाओगे, जिस चीज़ की आपके पास नॉलेज नहीं होती। इनफैक्ट फंडिंग इतनी ईज़ी मिलती भी नहीं है, इफ आई एम नहीं नॉट मिलती, रॉन्ग। नहीं मिलती, बोलने की बात है। अब नहीं मिलती, पहले बहुत मिल जाती थी। तो अगर मैंने समझ लीजिए जैसे मैंने आपको वही एक आइडिया दिया था या और भी कोई मेरे पास आइडिया है, तो मेरी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगेन द सेम ही आंसर है इसका। गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी यही है कि मतलब मैं तो इसी पे बिलीव करता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ आइडिया आता है ना, तो मैं एक से चालू करके देखता हूँ। एक से चालू करके देखा, उस पे एक्सपेरिमेंट करके देखा, और उस पे मैं किसी भी एम्प्लॉय को नहीं लगाता पहली बार, हुँ, मैं हुँ। खुद करके देखता हूँ, क्योंकि अनटिल अनलेस मेरे को प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, मैं किसी को समझा नहीं पाऊँगा और मैं उसको फिगर आउट करके सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। तो मैं पहले उसको खुद करता हूँ, एंड देन फिर मैं उसमें लोगों को डालता हूँ, हायर करता हूँ, उसमें लोगों को डालता हूँ, ताकि उसकी सिस्टम्स, प्रोसेसेस वगैरह ये सब बनाता हूँ, और फिर उसको धीरे-धीरे स्केल करने की सोचता हूँ, रादर देन कि डायरेक्टली एक आइडिया है तो उसमें पैसे डाले, फूँके और लोगों को लगाए, ऐसे तो फेल ही हो जाओगे आप। मेरे को ऐसा लगता है। हालाँकि अगर आप टाटा बिरला के लेवल पे हो और आपके पास सब कुछ ही है और आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर आप कर सकते हो कि यार आपके पास बहुत पैसा है भाई, 25-50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ मेरे चले भी जाएँगे तो कोई गम नहीं है, फिर एक अलग बात है। मतलब ये दिस इज़ माय पीओवी एंड माय स्ट्रैटेजी। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। तो आपने जो अपनी ये एमएमपी ऐप बनाई थी, हुँ। तो इसके पीछे भी यही साइकोलॉजी यूज़ करी थी आपने? हाँ, हम लोगों ने देखो, प्रॉब्लम हमारे साथ ही थी सबसे पहले तो। ट्रैवनिटीज़ हम लोग चला रहे पिछले 9 साल से, तो हमारे पास जो पेमेंट के इश्यूज़ थे, अब क्या होता था कि बीइंग अ फाउंडर मेरे को क्या करना होता था कि मैं और मेरी टीम, हम लोग सर्विसेज़ तो दे ही रहे थे, लेकिन हम पैसे निकालने में, पैसे के रिमाइंडर देने में, इन सब में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम, टाइम एनर्जी, जाता है। एफर्ट्स जाता था। तो हम लोगों ने फिगर आउट किया कि यार इसको कैसे करें ताकि इस चीज़ को ऑटोमेट करें। तो देन मैंने आपको बताया कि हमने 1-2 ऐप्स यूज़ करी, जिससे हमने पहले उसको चीज़ों को ऑटोमेट किया। फिर हम लोगों ने एक ऐप बनाई, उसका एक बेटा वर्ज़न बनाया और फिर उसको लॉन्च किया, एंड देन हमको लगा कि हाँ, अब ये थोड़ा चल रहा है, तो अब हमारे पेमेंट्स ऑटोमेट हो सकते हैं। तो हम लोगों ने किया। तो मैंने बिज़नेस डिसाइड कर लिया, हुँ, ये भी सोच लिया कि मैं क्या प्रोडक्ट मुझे बनाना चाहिए, हुँ। क्या सेल मुझे करना चाहिए। ये प्लानिंग के बाद अब मेरी गो टू स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहले ना आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट में यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन। जी। जैसे
अब जो मार्केट में पनीर आ रहा है वो फैट फ्री पनीर आ रहा है, और जो पनीर आ रहा है वो ऑर्गेनिक पनीर आ रहा है। मेरे पास में एक डेयरी है, वो मलाई पनीर बेच रहा है, मसाला मलाई पनीर बेच रहा है। तो और वो जब वो टेस्ट भी कराता है तो इट वाज़ लाइक कि अरे क्या पनीर है यार! तो खा के मज़ा आ गया। तो अब आपको ना थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट में एक यूनिक सेलिंग प्रपोज़िशन होना चाहिए। तब जाके आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे और खुद को बेच पाओगे। और दूसरा बड़ा पॉइंट ये भी है कि अगर आप वही चीज़ बेचोगे, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ पनीर की, तो पनीर ₹400 किलो मैं भी बेच लूँगा, आप भी बेच लोगे, क्योंकि कस्टमर को सबको पता है कि यार वो यूएसपी मतलब ₹400 का ही है पनीर। बट अगर आपको उसको ज़्यादा में बेचना है, डिफरेंशिएट करके बेचोगे, बेनिफिट्स तो आप दिखाने हैं। हाँ, बेनिफिट्स दिखाओगे तो ही तो आप उसको ज़्यादा में बेच पाओगे, तब आपका भी मार्जिन बचेगा। नहीं तो अल्टीमेटली यही होगा, आप तो एक कॉम्पिटिशन का हिस्सा बन जाओगे, वो रेड ओशन स्ट्रैटेजी में आ जाओगे कि मैं भी सभी पनीर बेच रहे सभी हैं। पनीर बेच रहे हैं। तो रेड ओशन से आपको ब्लू ओशन में इसमें जाना आने है के लिए एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग कि रेड ओशन से ब्लू ओशन में जाना है और आपको अपनी यूएसपी क्रिएट करनी है और लोगों को बेनिफिट दिखाना है कि आपके प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट है, राइट? एंड दिस इज़ व्हाट अमूल इज़ डूइंग नाउ। अब वो ओके। ये कर रहा है। वो क्या कर रहा है अमूल? मतलब कुछ अमूल अब यही कर रहा है कि उसने अपने जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ पे जी। वो दूध, दही, मक्खन तो सब बेच रहा है। साथ में उसने अगेन ऑर्गेनिक पनीर ये वो सब बेचा हुआ है। अब ऑर्गेनिक दाल्स लेके आ रहा है, ऑर्गेनिक राइस लेके आ रहा है, क्योंकि अब आपको भी पता है कि हम जो खा रहे हैं वो उतना शुद्ध नहीं है। वो सारे इंजेक्शंस और ये जो सब लग रहे हैं उसमें, वो सारी चीज़ें। तो अब हर कोई ब्रांड अपना ऑर्गेनिक नाम से आ रहा है। इवन आप देखो यार, मेकअप्स भी अब ऑर्गेनिक नाम से ही आ रहे हैं। क्योंकि सही कह रहे लोगों हैं। की पता है उनको कि स्किन खराब हो रही है, लोगों को कुछ तो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो अब मार्केट में कंपनीज कुछ इस तरीके से लेकर आ रही है। अब हमारे सामने जो एप्स आ रही हैं, अब उनमें एआई आ रहा है। बेसिकली गूगल सर्च की जगह एआई मोड एनेबल करके चलाओ। तो आपको थोड़ा मार्केट के साथ इवॉल्व करना पड़ेगा, खुद को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है। एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू मेक मोर मनी, और खुद को एक अलग ब्रांडिंग पोजिशनिंग से लेकर आओगे आप। तभी आप सर्वाइव कर पाओगे और राइट। पैसा भी बना पाओगे। एग्ज़ैक्टली। एक सबसे बड़ा पेन एरिया होता है किसी भी बिज़नेस में कि मैं पैकेजिंग में कितना खर्चा करूँ? पैकेजिंग ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मेरे को ऐसा लगता है। हालाँकि कुछ ब्रांड्स हैं जो अ, बिना ज़्यादा पैकेजिंग पे खर्चा करके भी वो कर रहे हैं, बट उनके इंग्रीडिएंट्स भी हैं और साथ में पैकेजिंग भी बहुत मैटर करती है। तो अभी आप पैकेजिंग से ऐसा समझो कि मेरा एक होटल है, ठीक है? हम लोग जब किसी एक प्रॉपर्टी को शोकेस करते हैं, तो हम लोग उसका बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट एक फ़ोटो शूट करते हैं। क्योंकि एक होटल में आप क्या दिखाओगे? यही तो दिखाना है आपको, प्रॉपर्टी रूम्स दिखाओगे, दिखाने हैं, राइट। सर्विसेज़ दिखानी है, आपका एम्बियंस दिखाना है, फ़साड दिखाना है, साथ में आप उसके छोटी-छोटी एमेनिटीज़ जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो दिखाओगे, साथ में कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में आप दिखाओगे। तो वो ऐसा समझो कि हमारे लिए एक पैकेजिंग हो गई है। वैसे ही अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपको पैकेजिंग तो बहुत मैटर करती है, और यहीं से ही आपका असली गेम चालू होता है। मतलब आप समझो कि आपने एक अ, रोलेक्स खरीद ली, लेकिन उसकी पैकेजिंग, उसका बॉक्स अच्छा नहीं है, तो आपको लगेगा कि आपने 50 लाख की वॉच खरीदी है। आपको तो वही लगेगा राइट। ना, मेरे मतलब 30-40 हज़ार रुपए की वॉच है। तो मैं पैकेजिंग में और आगे बढ़ता हूँ। पैकेजिंग में भी 2 तरह की पैकेजिंग आ रही है आज की तारीख में। एक आज आ रही है बेसिक पैकेजिंग विथ लो कॉस्ट और एक आ रही है प्रीमियम पैकेजिंग विथ हाई प्राइस। किस पैकेजिंग में मुझे ज़्यादा जाना चाहिए? देखो, आपको ना कस्टमर आपका देखना पड़ेगा कि आपका कस्टमर कैसा है। तो आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। अगर आप हाई प्राइस का कुछ सेल कर रहे हो, जिसको हम, जैसे हमारे होटल के इसमें बोलते हैं एवरेज रूम रेट बोलते हैं, क्योंकि हम 5,000 का होटल बेच रहे हैं, 7,000 का होटल बेच रहे हैं, वो हमें अलग से दिखाना पड़ता है। और छोटे होटल जो कि 1,000-2,000 रुपए के आते हैं, वो अलग होते हैं। वैसे आप किसी प्रोडक्ट में भी बेच सकते हो। एक एग्जाम्पल ले लो, अभी बहुत कॉमन चल रहा है, विटामिन सी सीरम चल रहा है या नाइसिनामाइड चल रहा है। तो अब यही ऑर्डिनरी का आप बेचोगे, तो उसकी पैकेजिंग आपको वैसी रखनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको वैसी रखनी पड़ेगी। बट मेजर डिफरेंस है कि अगर आपको प्रीमियम ऑडियंस को कैटर करना है, तो ऑब्वियसली आपको पैकेजिंग साइड पे अच्छा ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इंसान का फर्स्ट लुक ही बहुत बेकार होगा। तो इंसान कैसे ही लेगा? मतलब वो फिर वहीं तक ही रह जाएगा कि यार ठीक है, अब पता नहीं अंदर अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन वाला पॉइंट है। क्या मुझे अगर मेरा प्रोडक्ट
बहुत ज़्यादा मेरे पास उसमें मार्जिन नहीं है, हुँ, बट अगर मैं उसमें थोड़ा-सा प्राइस बढ़ा के हुँ, और उसकी पैकेजिंग थोड़ी बेटर कर देता हूँ, तो हुँ। क्या वो प्रोडक्ट बिकेगा? अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये पूरा एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। आपके पैकेजिंग से ज़्यादा यार आपकी क्वालिटी पे भी होना चाहिए फ़ोकस। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा एक होटल है और अगर मैं उसको बहुत एवरेज प्रॉपर्टी है, बट अगेन मैं उसको है ना बहुत प्रीमियम फ़ोटोशूट वगैरह करके उसमें फ़ेक रेटिंग्स रिव्यूज़ डाल के उसको बहुत अच्छे से दिखा दूँगा सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे, और बीइंग अ कस्टमर आप मेरे होटल में रहने भी आ गए, एक एग्ज़ाम्पल ले लो। देन क्या होगा, उसके अंदर की सर्विसेज़ अच्छी नहीं है। मतलब वही बात है कि जो उसका बेसिक इंग्रीडिएंट्स है वही अच्छे नहीं है, सर्विसेज़ अच्छी नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप फिर ऑब्वियसली गाली देके जाओगे ना। बट अगर सेम एग्ज़ाम्पल में अगर मैं ये कहूँ कि मेरी प्रॉपर्टी छोटी है, हुँ, बट हॉस्पिटैलिटी मैं बहुत अच्छी दे रहा हूँ, टॉप नॉच है, हाँ। ठीक है? हुँ, कि जब आप आ रहे हो तो मैं आपको टीका करवा रहा हूँ एंट्रेंस पे, हुँ, आपको एक माला पहनवा रहा हूँ हुँ, छोटी-सी हुँ, मोतियों की, फिर मैं आपको आते ही एक ड्रिंक ऑफ़र कर रहा हूँ, हुँ, स्टार्टर्स जो होते हैं वो कुछ वैसा कुछ आपको ऑफ़र कर रहा हुँ। हूँ। एक बंदा है जो पूरा सामान आपका लेके जा रहा है, आपको सामान उठाने ही नहीं दे ये रहा तो है। करेक्ट। आप जब छोटी-सी प्रॉपर्टी है बट आप उसके अंदर घुसे हो तो बहुत प्यारा रूम है, हुँ, बहुत नीट एंड क्लीन है। हुँ, लोग सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं कि वॉशरूम कितना साफ़ है। सही बात है। मेरे साथ यही होता है कि मैं प्रॉपर्टी कितनी सुंदर है, मैं उससे बजाय ये देखता हूँ कि वॉशरूम कितना सुंदर है, हुँ, कितना क्लीन है, क्योंकि मुझे हुँ, क्लीननेस चाहिए। तो करेक्ट। अगर ये सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं और अगर उस चीज़ का मैं थोड़ा-सा प्राइस ज़्यादा कर देता हूँ कि वही सेम प्रॉपर्टी अगर आपकी जा रही थी 3000 में, हुँ, अगर मैं इन सब चीज़ों के अगर मैं इसको ₹2500 ज़्यादा ले लेता हूँ, तो क्या वो बिकेगा? बिल्कुल 100% बिक जाएगा। और क्यों बिकेगा मैं उसका भी रीज़न आपको बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ़ दिखा अच्छा रहे हैं लेकिन बेच एवरेज ही रहे हैं। अब क्या हो गया ना, अब गेम सिर्फ़ आपको दिखाने का नहीं हो गया है। आप भले कोई भी ले लो, आप छोड़ो होटल, आप मेरे ख़्याल से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ले लो, आप आटा, दाल, चावल ले लो, हर कहीं पे रेटिंग्स, रिव्यूज़ वाला सिस्टम आ गया है। अब क्या होता है कि आपने जो भी कस्टमर पे डिपेंड करता है, अगर आपने कोई भी चीज़ ली है तो कस्टमर कैन ऑनेस्टली पुट देयर फीडबैक ऑन दैट, और वही आपका खराब हो गया, तो आप कितनी भी अच्छी चीज़ें बेच लो यार, कस्टमर इज़ अ किंग, उसने जो बताया वही सही है। तो लोग भी ना जब दूसरी बार खरीदते हैं ना तो वही देख के लेते हैं। और अगर रैंडमली, चलो ठीक है, एक बार आपने कुछ भी गलत कर दिया, लेकिन रैंडमली आपने अगर 10-20 बार, 30 बार आपकी पैकेजिंग वगैरह अच्छी है लेकिन सर्विसेज़ अच्छी नहीं है, तो फिर वो कस्टमर फीडबैक दे के जाएगा और फिर आप ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे ऐसे। क्योंकि ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई एक बहुत छोटी सिटी में अभी मैंने ट्रैवल किया था शादी के कारण। तो बहुत छोटा-सा प्रॉपर्टी थी, उनका खाना आया और मैंने कुछ खाने में बोला कि यार मुझे पसंद नहीं आया। हुँ, नो क्वेश्चन आस्क्ड, वो सीधे खाना गया वापस और दूसरा खाना हुँ। सर्व हो गया। तो आई लाइक दैट थिंग। हाँ, उसने मेरे से बिल्कुल आर्ग्यू नहीं करा, उसने ये नहीं पूछा कि सर क्या पसंद नहीं आया, क्या आपको नहीं लगा? ठीक है, रिप्लेस करा देता हूँ। हुँ, सीधे उसने रिप्लेस करा दिया और बहुत पोलाइटली रिप्लेस कराया, ऐसा नहीं कि हुँ, एरोगेंसी थी। तो वो चीज़ मुझे बहुत रिलेटेबल लगी अभी आपके इस एग्ज़ाम्पल से। हुँ। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अब अगर बिज़नेस में मुझे अपनी सर्विसेज़ या प्रोडक्ट्स को सेल करना है, तो मैं कैसे करूँगा? देखो, सर्विस बिज़नेस का तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, क्योंकि 9 साल मैंने इसी को ही दिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि खुद बेचना चालू किया। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट है, सामने वाले कस्टमर के दिमाग में क्या-क्या क्वेश्चन्स है, अनटिल अनलेस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, दूसरा नहीं कर पाएगा, पहली चीज़। तो आप खुद बेचो। ईदर यू डू अ कोल्ड कॉल और आप वन ऑन वन मिलो उनसे, जो आप कर सकते हो वो आपको स्टार्टिंग में करना है, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि वो कस्टमर के क्वेश्चंस क्या-क्या हैं। ठीक है, आपने इनको रिज़ॉल्व किया, उसके बाद बहुत बड़ी गेम चालू होती है। उसके बाद आप उसको बहुत मल्टीपल तरीके से बेच सकते हो। जैसे हम लोगों ने फिर टाई अप करना स्टार्ट किया ट्रैवल एजेंट्स के साथ, क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स का होटल के साथ कोऑर्डिनेशन होता था। तो वो दिन-रात कोऑर्डिनेट करते थे, तो हमारी सर्विसेज़ भी बेच देते थे। फिर हम लोगों ने इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ कोलैबोरेशन करना चालू किया, क्योंकि एक इंटीरियर डिज़ाइनर जो होटल का इंटीरियर कर रहा है वो बंदा, वो ऑलमोस्ट डेली टच में है। तो वो अगर कोई सर्विस हमारी रिकमेंड कर देता है, तो वो होटल हमारे साथ ही होता है। वैसे ही हमने, ये तो सिर्फ़ 2 एग्ज़ाम्पल है। हमने उन तक को नहीं छोड़ा कि जो काँच के गेट होते हैं, उसपे जो हार्डवेयर होता है का आपने देखा होगा, वो जी। पूरे इंडिया में एक वही चलता है। उन कंपनीज़ के साथ भी हमने एसोसिएट कर लिया। मतलब हमने कुछ नहीं छोड़ा, फिर हमने एफ़िलिएट्स बनाए। मेरी जो ऑडियंस है उसमें से कुछ एफ़िलिएट्स बनाए, ऐसे बहुत सारे एफ़िलिएट्स बनाए अलग-अलग तरीके से, जिन्होंने हमारी हेल्प की सर्विसेज़ देने में। ऑब्वियसली उनका, आपको यू हैव टू शेयर द परसेंटेज, ये आप कर सकते हो। देन अभी जो मोस्ट ट्रेंडिंग चल रहा है वो आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो। जो मैंने मतलब व्हिच इज़ माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ, जिसको मैं समझता हूँ
क्योंकि है ना कंटेंट मार्केटिंग से क्या होता है कि आपके पास जो नॉलेज, आपके पास जो वैल्यू है ना, वो आप अपने कस्टमर को दिखा सकते हो एंड रिलेवेंसी हमेशा मिल जाती है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम अच्छा है कि अगर मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ होटल के लिए, तो वो एक होटेलियर तक पहुंच जाता है। प्रॉब्लम इज कि लोग ना कंसिस्टेंसी के साथ नहीं बनाते। उनको लगता है कि भाई मैंने 2 वीडियो बना दिए तो भाई मैं मतलब एकदम पहुँच जाऊँ उस पर्टिकुलर पर्सन तक, मेरी तो डेली की सेल क्लोज़ हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। यू हैव टू मेक एटलीस्ट 300-400 कंटेंट, तब जाके इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को समझ में आता है कि आप क्या बना रहे हो। या तो फिर आप एक गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, मेटा एड्स एंड एक बंदा लेके आओ जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हो, या तो आप वो खुद सीखो, फिर आप वीडियो बनाओ और वो सब उस तक पहुँचाओ। तो ऑब्वियसली दिस विल कॉस्ट मनी बट दिस विल सेव योर टाइम। ये वाली चीज़ है। तो सर्विसेज बेचने के लिए तो आपको अफिलिएट्स वगैरह ये सब बनाने पड़ेंगे। प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हाँ, आप ये कर सकते हो कि शॉपकीपर्स तक पहुंचना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। आपकी इन्वेंट्री, अगेन जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना कि यार मेरी तो वहां पे इन्वेंट्री रखी हुई है, फँसाना पड़ेगा इन्वेंटरी। फँसाना पड़ेगा, तो आपको वो रखना पड़ेगा। और उसमें भी आपको आज के जनरेशन के हिसाब से कंटेंट मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अनटिल अनलेस लोगों को आप ये नहीं बताओगे इस चीज़ का प्रोडक्ट क्या है, फ़ायदा क्या है, हमने क्या उसमें नया इनोवेशन किया है, क्या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, तब तक वो बंदा उस दुकान पे भी जाके नहीं खरीदेगा। और एक दुकानदार भी ना बहुत समझदार होता है। उसका जो शेल्फ होता है वो फास्ट इन्वेंट्री, स्लो इन्वेंट्री, डेड स्टॉक, वो भी सब पूरा असाइन करके ही रखता है। और वो आपका प्रोडक्ट भी वहीं दिखाएगा जहाँ उसको मार्जिन्स मिलेंगे, जहाँ उसकी वो चीज़ फटाफट बिकती है, नहीं तो वो भी उसके लिए एक लॉस मेकिंग है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी मार्केट में। अगेन थोड़े बहुत अगर आप देखो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इन सब का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। इन सब पे तो काम करना पड़ेगा आपको। एक है ना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मैं शेयर करता हूँ, एक दूसरे ब्रांड की है, मेरे ब्रांड की नहीं है। हुँ, वो अपना है ना मतलब ये स्ट्रैटेजी लोगों को बहुत काम आ सकती है। तो उन्होंने क्या करा पहले फेक लिटरेसी फैलाई। फेक लिटरेसी क्या फैलाई कि वो पहले अपने प्रोडक्ट लेके गए शॉप्स की कीपर्स के बाद और उन्होंने हुँ, बोला कि हमारे प्रोडक्ट रखोगे क्या? तो उन्होंने इंटरेस्ट ज़्यादा शो नहीं किया। फिर उन्होंने ही कुछ लोगों को एक अच्छा क्राउड लेके आए, कुछ पैसे दिए उनको और उन्होंने बोला कि आपको ये जाना है और सारे शॉपकीपर से प्रोडक्ट माँगना है कि भैया हाँ, है क्या? हाँ, भैया हाँ, है क्या? और वो आप सबको मना करेंगे हाँ। और उसके बाद उनको बोलना है कि भैया प्लीज़ मँगवा के दो ना ये प्रोडक्ट। और उसके कुछ दिनों बाद फिर से सारे शॉपकीपर्स के पास उन्हीं के जो बंदे थे वो गए और अपना फिर सामान बेच के आए। तो ऐसे उन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया लेके आए और उन्होंने अपने आप को मार्केट में प्लेस किया। ये बिज़नेस की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो हमेशा ही काम करती है। तो आप उस इंडस्ट्री के टॉप पर्सन को पिक कर लो और नीचे वाले खुद ही आ जाते हैं। तो आप सिंपली समझो कि अब ये हो सकता है विराट कोहली एक बैंड पहनते हैं, तो हो सकता है उस ब्रांड ने उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ कोलैबोरेशन किया और बोला कि आप सिर्फ मैच खेलते हुए ये बैंड पहनो। एंड इट बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन कि भाई नीचे के जितने भी लोग हैं, लोगों ने वीडियोस बनाना चालू किया, लोग फॉलो करना चालू कर देते हैं। मतलब अगर आप समझो कि आपने टॉप 5 लोगों को ये बैंड पहना दिया, तो नीचे के जो एथलीजर्स हैं, नीचे के जो लोग हैं, जो कॉमन पर्सन है, वो तो खुद ही लोग लेने लग जाएँगे। एक्चुअली और हुआ ये ये। ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे कोई कोहली साहब ये नहीं बोल रहे कि भाई मैं तो ये वाला बैंड पहन रहा हूँ जिसमें मेरी रिकवरी स्कोर, उसने कुछ बताया तक भी नहीं है कि भाई ये बैंड करता क्या है। बस इट्स अ मिस्टीरियस बैंड। अब वो क्या करता है, यू हैव टू फिगर इट आउट। पीपल बिकम क्यूरियस कि यार ये क्या चल रहा है, ये क्या बैंड पहन रहा है जिसपे स्क्रीन भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लग भी अच्छा रहा है, कूल दिख रहा है, मैं भी अपनी हेल्थ के लिए काम करना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत ऐसा बन जाता है। इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक यूएस की कंपनी है हम्म, स्टैनले, हम्म, उसके सिपर्स आते हैं। हाँ, एक कंटेंट क्रिएटर मतलब वो कंपनी ऑलमोस्ट बंद होने को आ गई थी, राइट? हम्म, एक कंटेंट क्रिएटर ने उसके सिपर खरीद लिया और दिखा दिया लोगों को। अब फेमस कंटेंट क्रिएटर था। उस दिन से उस कंपनी को इतना बड़ा रेज़ मिला और आज टॉक ऑफ द टाउन है वो। हाँ, करेक्ट। तो ये जो आपने बोला ये सेम चीज़ है। अच्छा ये एक आपने देखा होगा एक फिटनेस बैंड आता है जिसमें आपको कुछ दिखता नहीं, कोई स्क्रीन नहीं हाँ, होती, इस बैंड के साथ इस कंपनी ने इसी तरह से ग्रो किया कि सिर्फ़ एक बैंड है वो आपको पूरा की पूरा फिटनेस की ट्रैक कर रहा है फिटनेस को और आपको मोबाइल पे दिखा रहा है और बाकी कोई डिस्प्ले नहीं है उसपे। हम्म, और ये उन्होंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपनी कोई भी सर्विसेज़ को लेके, अपने प्रोडक्ट्स को लेके फीडबैक पे ध्यान नहीं देते। हमें हम्म, ये भी बोला जाता है कि एज़ अ कंटेंट क्रिएटर हम्म, हमारे जो कमेंट्स होते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होते हैं लर्निंग के लिए, करेक्ट। राइट? तो आपके हिसाब से फीडबैक कितना इम्पोर्टेंट है?
यार एक फीडबैक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले कंटेंट क्रिएशन ले लो, आप कोई बिजनेस ले लो, ठीक है? आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, आपका कस्टमर आपको बता रहा है कि भाई तेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको तू फिगर आउट कर, सॉल्व कर। अगर तू नहीं करेगा तो फिर वो आपका प्रोडक्ट एज़ इट इज़ ही रह जाएगा, फर्स्ट चीज़। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मेरे पास भी हमेशा बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं। मैंने ऐसे ब्रांड्स भी कभी-कभी कर दिए हैं जो मेरे फॉर्टे से मिलते ही नहीं, और वो फिर मुझे मेरी ऑडियंस बोलती है, "भाई ये आप पे अच्छा नहीं लगता यार, ठीक है मत करो।" और कुछ-कुछ ऐसे ब्रांड्स कर दिए हैं मैंने कि मेरे को बहुत सारी क्रिएटर्स ने भेजे कि बोले, "भाई तेरा ये ब्रांड वाला वीडियो ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी घूम रहा है फैमिली के।" तो इट्स एन साइन कि आप जो अच्छा कर रहे हो वो आपको दिख रहा है, और जो आप गलत कर रहे हो वो दिख रहा है। और सबसे बड़ा जो लोग हैं वो आपके जो कस्टमर, आपकी जो ऑडियंस है, वही आपको ऊपर चढ़ाते हैं, वही आपको नीचे भी उतार देते हैं। आपके सामने के रियल एग्जांपल्स है सब कुछ। आपको यहाँ से यहाँ भी ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ भी ले जाएंगे, तो आपको अगेन फीडबैक पे तो काम करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़न पे बेच रहे हैं या क्विक कॉमर्स पे बेच रहे हैं। तो वो लोग फीडबैक कैसे ले सकते हैं? बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा बाय करता हूँ अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह से। तो अ, अभी रिसेंटली मैंने एक बर्ड की नेट मंगवाई, तो उसमें ये लिखा हुआ था, एक उन्होंने एक एनवेलप दिया हुआ था और उस पे एक स्कैनर भी था, और उन्होंने लिखा कि आप स्कैन करो, और अगर आप स्कैन कर देते हो और एक पॉजिटिव फीडबैक देते हो तो आपको हम लोग ₹200 एज़ अ कैशबैक फ़ोन, हाँ, देंगे। फ़ोन पे कर देंगे। अब भले ही उसने बंदे ने मुझसे समझो कि 800 वाली चीज़ के 1000 लिए होंगे या 1000 वाली चीज़ के ₹1200 लिए होंगे। पर मैंने ₹1200 वाली चीज़ क्यों खरीदी? क्योंकि उस पे 33,000 रिव्यूज़ थे और 4.4 रेटिंग थी। तो मैंने क्या करा कि एक और नीचे ऑप्शन था मेरे पास कि आप 1200 वाली चीज़ 1000 में खरीद लो, लेकिन रिव्यूज़ थे उनके 800, 1000 रुपए, 800 या 1000 थे। तो उसने ₹200 एडिशनली कस्टमर्स को दे के आप उसने पता नहीं कितने रिव्यूज़ कर लिए। और अगर आप किसी कैटेगरी में टॉप पे आ जाते हो ना, तो मतलब आपका करोड़ों का धंधा है। क्योंकि है ना, अभी मैं रिसेंटली जयपुर में था, अमेज़न के मीटअप में ही था, अमेज़न से इनवाइटेड था, तो मैंने बहुत सारे बिज़नेस ओनर्स के इंटरव्यूज़ करे। यार गोली चॉकलेट तो छोड़ो, क्या बेच रहा है वो आदमी यार, कुछ भी बेच रहा है। और मतलब एक बंदे ने तो बेबी केयर प्रोडक्ट की पूरी, मतलब ही इज़ अ टॉप सेलर इन द बेबी केयर प्रोडक्ट्स। वो ऑलमोस्ट फर्स्ट या सेकंड पे आते हैं। आप आप कोई नाम ले लो, आपको अगर बेबी केयर प्रोडक्ट में चाहिए तो वो आपको उनके मिल मिल जाएगा, और वो सीधे अमेज़न पे टॉप पे दिखेगा। एक और मैं पहले था, एक बंदा है जिससे मैं मिला था आज से 6 साल पहले, मैंने एक बिज़नेस कोचिंग ली थी। पैन आता है तवा, हाँ। वो सिर्फ़ तवा बेच के 4 करोड़ रुपए कमा रहा था। महीने की सेल है उसकी 4 करोड़, उसका जो भी एवरेज मार्जिन होगा वो एक अलग बात है, 10-20% हुआ, बट सिर्फ़ तवे में वो ऊपर पे दिख रहा है। बोले आप, मैंने पिजन और इन सब की कम जो टॉप ब्रांड्स होते हैं उनको भी पीछे छोड़ा हुआ है। तो वो एक अलग है, मतलब लेवल ऑफ ग्रोथ है। अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन अगर आप सेल करना चालू कर दिया ना, आपने तो यू कैन मेक लाइक इनसेन अमाउंट ऑफ मनी, इनसेन। क्योंकि अब वो बात नहीं रह गई कि आप एक दुकान पे बेच के सुबह से शाम खड़े होके कितना बेच रहे हो, बट आप अब बात ये हो गई कि आपका वेयर हाउस किसी कोने में है जहाँ का रेंट सिर्फ 5 या 10,000, 20,000 रुपए है, बट आप इन प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन कितना बेच के और हर दिन का कितना सेल कर रहे हो। लिटरली राइट। मैंने मेरी आंखों से देखे हैं यार लोग। चूरन बेच रहा है एक बंदा और टॉप सेलर है। तुरंत का। चूरन का, हाँ, टॉप सेलर है। अभी मैंने वीडियो भी डाला है मेरे इंस्टाग्राम पे, आप भले देखना। अमेज़न के मीटअप पे था मैं, तो वहाँ पे वो बंदा चूरन बेच रहा था। गटागट, चूरन, ये वो सब। आज की तारीख में क्विक कॉमर्स का बोलबाला है। ज़ेप्टो है, ब्लिंकिट है, 10 मिनट में आपका सामान घर पे आ जाता है। बट ऐसे बहुत सारी ऐसी भी कैटेगरीज़ हैं जो कि अनटच्ड हैं अभी तक। बहुत तो सारी हैं। आपको क्या लगता है ऐसी कौन-कौन सी कैटेगरीज़ में हम क्विक कॉमर्स खोल सकते हैं और जो प्रॉफिटेबल हो सकती हैं बहुत ज़्यादा? सो अगर आपको क्विक कॉमर्स में ऐसी कोई इंडस्ट्री पे टैप करना है ना, सबसे पहले देखो यार बेसिक प्रॉब्लम्स कहाँ-कहाँ इंसान को चाहिए ही चाहिए। जैसे 2016 में जब मैंने पहली बार क्विक कॉमर्स पे टैप किया था, जो मेरा पहला स्टार्टअप फेल हो गया था, वो मैं बेसिकली यही कोशिश कर रहा था कि जो क्लॉथिंग होती है वो मिल जाए। तो क्लॉथिंग मेरे को लग रहा है अब मिंत्रा लेकर आ रहा है शायद मार्केट में 10 मिनट्स डिलीवरी, बट अभी भी उनको एक्सपैंड करने में, बहुत डीपर डाउन सिटीज़ में आने में टाइम लगेगा। तो आप ये देखो कि अगर आपका कोई स्टोर है और
ऐसी चीज़ें जो बहुत बेसिक सी होती हैं। जैसे अगर मैं मान के चलूँ कि कल मुझे एक बेसिक ब्लैक कलर की टी-शर्ट चाहिए थी, तो जॉकी के स्टोर से आ गई मुझे, 10 मिनट के अंदर ही आ गई। तो आप ऐसा देखो, भले ही क्योंकि फैशन इंडस्ट्री बहुत, उसका हॉराइज़न बहुत बड़ा है, हाँ, आप उसमें कम्पीट नहीं कर सकते, बट बहुत बेसिक चीज़ें हमेशा चलती है। बिल्कुल। तो आप उसमें कुछ डिस्कवर कर सकते हो जो 10 मिनट में आ जाए लोगों के पास, आप बिल्कुल जीत जाओगे। सेकंड है, मुझे ऐसा लगता है ऑटोमोबाइल है, वहाँ पे भी आप जीत सकते हो। फॉर एन एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें हैं, कार क्लीनिंग किट्स होती हैं, घर पे आजकल बहुत सारे लोग आ गए हैं जहाँ इंटीरियर वॉश होते हैं, वो भी काइंड ऑफ स्टार्टअप्स हैं जो मैंने देखे, जो बहुत पेनिट्रेट कर रहे हैं मार्केट में। घर पे आके आपकी पूरी कार वॉश हो जा रही है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो घर पे आ जा रहे हैं। खैर आटा दाल चावल तो है ही सही है। इसमें एक मैं 2 चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल फील्ड से रहा हूँ। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना कि फ्लैट टायर। फ्लैट टायर मतलब? फ्लैट टायर मतलब गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। हाँ। अब अगर कोई फीमेल ड्राइवर है, बीइंग इन आरएसए उसका मैं हिसाब से बता रहा हूँ हुँ, कि एक फीमेल ड्राइवर है ना तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है उस टायर को चेंज करना। हुँ, तो अगर आप छोटे-छोटे पंचर वाले इन लोग के साथ टाई अप करके अगर 10 मिनट में आप इस तरह की सर्विस दे सको कि 10 मिनट में हमारा बंदा आपके पास पहुँच जाएगा और टायर हुँ, चेंज करके दे देगा आपको। करेक्ट, एंड दिस दिस सर्विस इज़ ओनली फॉर फीमेल्स फॉर एन एग्जांपल स्टार्टिंग करने के लिए। करेक्ट, करेक्ट। तो ये आपकी चीज़ बहुत चलेगी। सर ये मेल्स के लिए भी चल जाएगी। हम लोगों को भी नहीं आते टायर चेंज करने। दूसरा बैटरी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जैसे हाँ, ठंड आ गई है या हाँ, गर्मियाँ रहती हैं, तो गर्मियों में कम होती है, ठंड में ज़्यादा होती है कि करेक्ट। बैटरी की ग्रेविटी डाउन हो जाती है, तो उस कारण से हुँ, बैटरी स्टार्ट नहीं होती, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुँ, होती। वहाँ पे भी अगर फीमेल्स को क्योंकि हमने ये देखा है जब मैं मतलब पिछले 15-16 साल, 18 साल से मैंने आरएसए में काम किया है, लड़कों को भी ये नहीं मालूम होता कि बोनट कहाँ से खुलता है। हुँ, गाड़ी चलाना आता है, बट ये नहीं मालूम होता कि उनको हुड कहाँ से हुँ, खोलेंगे अपना। हुँ, तो अगर इस तरह की अगर आप सर्विसेज़ देते हैं, तो करेक्ट। आपको बहुत जल्दी आप फ्लरिश कर सकते हो। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप है ना बहुत बड़ा मास एरिया मत पकड़ो। छोटा-सा। छोटा सा एरिया पकड़ लो, जिससे आप सच में 10 मिनट में सर्विस दे पाओ। करेक्ट, तो आप करेक्ट। 100% वहाँ पे फ्लरिश कर पाओगे इसको। मुझे ये कैटेगरी और अनटच्ड लगती है कि जहाँ पे हम टोटल है ना फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, हुँ, जो कि कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटिक्स, है, यू बहुत नो बड़ा मार्केट है हाँ, ये बहुत तो। बड़ा मार्केट है। कॉस्मेटिक्स के साथ उनके जो बॉडी लोशंस हो गए, हाँ, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जितनी भी ये सारी चीज़ें अगर आप ये 10 मिनट में वो कर दो क्योंकि एक मतलब ऐसा कुछ हुआ था कि मेरी वाइफ को रेडी होना था, उनको कुछ प्रोडक्ट नहीं था, उस समय खत्म हो गया। सेम। जस्ट इमेजिन अगर वो अवेलेबल है, जिस हुँ, ब्रांड का वो यूज़ करती हैं, वो हुँ। ब्रांड का अगर आपके पास अवेलेबल है और 10 मिनट में आपका वो डिलीवर हो रहा और है, अगर आप उस पे प्रीमियम भी चार्ज कर लो तो 50-100 रुपए दे देगी एडिशनल, फीमेल ही वो वो। बंदी दे देगी क्योंकि उसको पता है उसकी स्किन टाइप पे क्या सूट करता है और राइट, उसको वही चाहिए। एग्ज़ैक्टली। तो ये तो है। ये आपका 100% सक्सेसफुल होगा, सक्सेस फीमेल्स वाला तो 100% परसेंट सक्सेसफुल होगा। हाँ। अभी हमने ये मुझे लगता है एक मास्टर क्लास बना रहे हैं हम सारी की सारी, जिसमें अगर लोग देखेंगे तो बहुत सारी उनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमको क्या और कैसे करना चाहिए। अब मैंने सर्विसेज़ भी डिसाइड कर ली, मैंने प्रोडक्ट भी डिसाइड कर लिया, मैंने रिसर्च भी कर ली, मैंने फीडबैक्स भी ले लिए। सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ना हर किसी को कि वो अपनी सर्विसेज़ का या फिर अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करे। बहुत बड़ा फैक्टर है ये तो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्या होता है कि एक होटल बनता है, मैं आपको रियल एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। तो एक बहुत मतलब अभी उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई और उनको बेचनी है 5000 6000 पर रूम पर नाइट में बेचना है। तो मैंने बोला सर इस चीज़ का कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास कि आप 6000 रुपए में बेचना चाहते हैं पर रूम पर नाइट? बोले अपने रूम्स देखो, आप रूम्स कितने अच्छे हैं, एकदम लेविश है, आप खिड़की खोलो तो एकदम आपको बाहर का व्यू दिख रहा है। मैंने बोला सर एवरीथिंग इज़ फाइन, नो डाउट यू हैव अ वेरी गुड प्रॉपर्टी, पर सर आप ये देखो कि आपके शहर में एक 5 स्टार होटल कितने का बेच रहा है? तो बोले वो बेच रहा है, सेम बेच रहा है, वो 500 रुपए कम में बेच रहा है। तो मैंने बोला सर वो छोड़ के बंदा आपकी प्रॉपर्टी क्यों लेगा? जबकि आप ब्रांडेड होटल भी नहीं हो, उसके आगे एक बहुत बड़ा ब्रांड लगा हुआ है। और जब एक बंदा एक होटल में जाता है, एक बियॉन्ड द प्राइस, ठीक है? जैसे अगर आप 5-7 हज़ार रुपए का एक 5 स्टार होटल लोगे तो सिर्फ आप एक रूम के लिए नहीं लेते हो। अंडरस्टैंड दिस। आप एक्सपीरियंसेस लेते हो, उसमें बिल्कुल। स्पा होगा, उसमें बार होगा, क्लब होगा, लाउंज होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दैट इज़ द रीज़न ताज इज़ ताज, राइट? लोगों को यार मैंने चीज़ बना ली है, मेरे को 6000 में बेचनी है, तो बोला सर ये नहीं बिकेगी। मैं चाहता तो उस प्रॉपर्टी को साइन कर लेता बट मैंने नहीं करी। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग फिर सर का दर्द बन जाते हैं आगे जाके। बट यहाँ पे आप भी समझो, अगर आप एक कस्टमर हो और अगर आपको प्राइसिंग जस्टिफाइड रखनी है तो पहले आप उसका कॉग्स निकालो। आपकी आपका प्राइसिंग क्या लग रहा है? मतलब एक कस्टमर आ रहा है तो क्लीनिंग का प्राइस क्या है? आपके लॉन्ड्री का प्राइस क्या है?
फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल यूनिट के हिसाब से पर रूम का अगर बंदा 24 घंटे भी चला लेता है तो क्या बनेगा। अब ये सारी प्राइसिंग्स पहले निकालो और आपका एक बेयर मिनिमम कॉस्ट निकालो कि अगर मेरा रूम अगर खाली भी रहता है, फॉर एन एग्जांपल, मैं मेरा इंडस्ट्री का बता रहा हूँ क्योंकि आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस, दूसरा इंडस्ट्री का बंदा बिल्कुल। दूसरा कर सकता है। तो आप वो निकालो कि अगर मेरा रूम खाली भी रहता है तो कितना मेरे को बेयर मिनिमम भरना पड़ रहा है, उस हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड करो। सेकंड बड़ा फैक्टर होता है, आप ये देखो कि यार आपका कॉम्पिटिटर कितने में बेच रहा है। नो डाउट आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, इनसेन, मतलब दुनिया का सबसे अच्छी होटल आप ही की है, मैं मान रहा हूँ। बट आप ये तो देखो कि आपके शहर में वो बड़ा ब्रांड कितने का बेच रहा है। क्योंकि आप समझो कि कोई बंदा बीइंग अ कस्टमर वो आ रहा है तो सबसे पहले वो देखेगा ना कि इस होटल में इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, इतने नंबर ऑफ रिव्यूज हैं, इस होटल की इतनी बड़ी पोजिशनिंग है, प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है, लेविश है, मुझे रात को भी इतनी फैसिलिटी मिल जाएगी। ये तो आप अगर बोलोगे मुझे भी 6,000 में बेचना है और मैरियट भी 6,000 में बेच रहा है तो आप कभी बेच ही नहीं पॉसिबल नहीं है। पाओगे ना। राइट। कस्टमर ही क्यों खरीदेगा। मुझे जितना समझता है कि होटल इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा डायनेमिक प्राइसिंग होती है। करेक्ट, रूम पेरिशेबल प्रोडक्ट होता है, आज नहीं बिका तो उसकी वैल्यू वैसे भी जीरो होती है। करेक्ट। बिल्कुल। तो उसमें भी आप सोचोगे कि चलो ठीक है यार, ठीक है, हर किसी का एक बैरियर होते हैं कि यार मेरे को एक एट पॉइंट के बाद नहीं बेचना है, क्योंकि हो सकता है कस्टमर थोड़ा गलत आ जाता है जहाँ पे वो आपकी प्रॉपर्टी की कदर नहीं करता। बट फिर भी आपको बहुत डायनेमिक प्राइसिंग पे ही सेल करनी पड़ती है चीज़ें। आज अगर आपके पास वीकेंड्स है, वीकडेज हैं, कोई सीजन आ रहा है तो उस हिसाब से आप प्राइसिंग अप एंड डाउन करके बेचो। और डायनेमिक प्राइसिंग का क्या होता है कि सबसे अच्छा पॉइंट ये होता है कि आपको भी समझ में आता है कि मेरा होटल किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा बिक रहा है। तो आप उस पे और ज़्यादा रूम नाइट्स बेच सकते हो, उस पॉइंट पे जहाँ पे कस्टमर को भी वैल्यू ऑफ मनी दिखे और बीइंग आपको भी लगे कि नहीं मुझे भी फ़ायदा हो रहा है और कस्टमर का भी फ़ायदा है और ये एक जस्टिफाइड वैल्यू है। तो डायनामिक प्राइसिंग से ही हो जाता है। और ये भी होता है, एक चीज़ और होती है डायनामिक प्राइसिंग से कि यार आप ना हमेशा एक प्राइस पे सेगमेंट पे बेचोगे ना तो वहाँ पे आपका नुकसान भी है। अगर शहर में बहुत पीक सीजन आ गया है और अगर आप वहाँ पे ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हो तो वहाँ भी आपका फ़ायदा है। और आप समझो रूम पेरिशेबल प्रोडक्ट है और रात में आपके 2 घंटे बचे, आपके 7-8 रूम बच गए और अगर आप उसको लोएस्ट प्राइस में बेच लोगे तो आप ज़्यादा पैसा निकाल लोगे। तो आप बची हुई इन्वेंट्री का भी पैसा निकाल रहे हो। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ एकदम बना लिया है तो उसको हवाबाजी करके कि हाँ भाई कस्टमर खरीद लेगा। आपको बहुत सारे ना फैक्टर्स पे डिसाइड करना पड़ता है। प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सब कुछ ही होता है मेरे ख्याल से कभी-कभी तो। तो मैं ये कैसे डिसाइड करूँ कि किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस में मुझे अपना कितना % मार्जिन रखना चाहिए? यार आप बेयर मिनिमम कम से कम ना 15 टू 20% आपके मान के चलो कि आपके पास इन हैंड बच जाना चाहिए। 15% बेयर मिनिमम सारे सब कुछ काट के, तब आप सर्वाइव कर पाओगे। तो बिज़नेस में अपने कॉम्पिटिशन को कैसे रीड आउट करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर आपको रीड आउट करना है तो वो पहले तो ये देखो कि वो कितना पुराना प्लेयर है इस गेम में, ठीक है? तभी आप उसको, फर्स्ट फैक्टर तो यही होता है। अगर आपको उसको हराना है तो शुरुआत में थोड़ा बहुत आपको प्राइसिंग के साथ खेलना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप समझो कि आजकल ना हर एक चीज़, वेदर आप एक रूम बेच रहे हो या एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, कुछ भी चीज़ बेच रहे हो, उसमें कस्टमर का रिव्यू एक बुलेट प्रूफ चीज़ हो जाती है जहाँ पे कस्टमर समझ जाता है कि हाँ, ये कितनी ऑथेंटिक चीज़ मैं ले रहा हूँ कस्टमर्स के रिव्यूज़ के बिहाफ़ पे। तो आपको सबसे पहले तो आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि इसी से ही हराना पड़ेगा, प्राइसिंग से ही हराना पड़ेगा। तो ये वाला फैक्टर है। मैं इसमें 1 आध 2 चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो कॉम्पिटिशन है ना सर्विसेज़ भी, आपका, हाँ, हाँ। उनके एम्प्लॉइज़ को पकड़ो, हुँ, राइट? जो मैंने किया लाइफ़ में। हुँ, और उनके साथ बैठ के कैसे भी आप उनके साथ दोस्ती करो और उनसे बात करना शुरू करो। हुँ, वो क्या करेंगे, वो आपको बहुत सारे उनके ब्रांड के पेन एरियाज़ बता देंगे कि यार हमको यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती है, हमें यहाँ पे ये हुँ, प्रॉब्लम आती है, इधर है इस वाले सेगमेंट पे हमको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। और उन प्रॉब्लम्स को आप रीड आउट करके और उसको सही करके आप दूसरे को ब्रांड को दे दो, आपका प्रोडक्ट हुँ, बिक जाएगा। हुँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये पर्सनली हमने करी है। एक तो ये हो गया कि आपने उनकी एम्प्लॉइज़ के साथ बात करी। करेक्ट। दूसरा, आप उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ को बुलवा के खुद यूज़ करके देखो। हुँ, तो जब आप उसका एक्सपीरियंस लोगे ना कि अच्छा ये ऐसी पैकेजिंग में आया है, ट्रू, अंदर से ऐसे निकल रहा है, खुलने के बाद ये ऐसे दिख रहा है, फ़ोटो में ऐसे दिख रहा था, अभी रियल लाइफ़ में ऐसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है। सेम है क्या? करेक्ट। टेस्ट कैसा है उसका? अगर
एडिबल आइटम है तो, कि टेस्ट कैसा है। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ पता चलेगी। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो और आपको दूसरे से कम्पीट करना है, तो वहाँ पे आप क्या करो, प्राइसिंग अच्छी दे दो, हुँ, क्वांटिटी भी अच्छी दे दो हुँ। और सबसे अच्छा टेस्ट दे दो, ठीक है? रेस्टोरेंट में तो यही चलता है। इंसान आपके पास भाग-भाग के आएगा। इंदौर की एक बहुत बड़ी चेन है, मैं अगेन उसके यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, वही यही करता है। टेस्ट भी अच्छा है, हुँ, क्वांटिटी भी अच्छी है हुँ। और क्वालिटी भी अच्छी है। करेक्ट, ट्रू। इसलिए आप उस होटल चेन में, उन्होंने 1 से शुरू करा था और आज हुँ, उनके कम से कम 8-10 आउटलेट सिर्फ इंदौर में है और हर आउटलेट चलता है उनका। हुँ, सिर्फ एक यही यूएसपी उनकी। तो करेक्ट। अगर आपने इस चीज़ को मास्टर कर लिया ना, तो हुँ, 100% आपका चलेगा और ये हुँ। किसी भी सिटी नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप खोलोगे चलेगा करेक्ट, चलेगा। वही बात है कि हर एक इंडस्ट्री के एक डिफरेंट कुछ पॉइंटर्स होते हैं। राइट। जैसे होटल इंडस्ट्री में सर्विसेज डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जैसे मैंने आपको बताया प्राइस पॉइंट आपने देख लिया। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ। क्या होता है ना, हर एक बिज़नेस ओनर ये उसको ले लगता है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक अंकल थे हमारे जो कि ग्रीस बनाते थे और उनको लगता था कि मैंने बहुत बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करे हैं और ग्रीस बहुत अच्छा है, तो भी मार्केट में सेल नहीं हो रहा था। हुँ, उन्होंने अपनी चलती हुई फैक्ट्री बंद करी, 6 महीने जाके अहमदाबाद में एक ग्रीस फैक्ट्री में काम किया, जिनका माल अच्छा बिकता था और वहाँ से लर्न करके आए, अपनी क्वालिटी को थोड़ा-सा कम किया और फिर ग्रीस सेल करना शुरू करा, तब जाके सेल होना शुरू हुआ। हुँ, तो जो बिज़नेस ओनर है ना, ये सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि उनको लगता है मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और जाके बेचेगा। हुँ, नहीं बॉस, मार्केट में आप ये भी रिसर्च करो और लगे तो दूसरे के यहाँ जाके काम करके सीख के आओ कि क्या एग्ज़ैक्ट चीज़ है जो मार्केट में चलेगी और अगर सही आपने ये बात है। चीज़ पकड़ लेना तो 100% आपका चीज़ चलेगी ही चलेगी। ट्रू, 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 ट्रू। अब मैंने क्या करा, यहाँ तक तो मैं पहुँच गया कि मैंने प्रोडक्ट बना लिया, कॉम्पिटिटर को रीड कर लिया, बिज़नेस प्लान बना लिया, सब चीज़ कर लिया। अब आता है पैसा। तो मैं अपने बिज़नेस के लिए एक इन्वेस्टर कैसे ढूँढूँ? यार इन्वेस्टर ढूँढना बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आजकल अगर आप जाओगे तो आप गूगल पे डालोगे, फंडिंग से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट है। 1-2 तो मैं ही बता देता हूँ। एंजल नेटवर्क है, वीसी फंडिंग्स की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। सबसे बेस्ट और फ्री प्लेटफ़ॉर्म होता है लिंक्डइन। तो जैसा स्टार्ट शार्क टैंक वगैरह भी है, यहाँ पे भी आप जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे और भी चल रहे हैं जो टीवी पे चैनल्स वगैरह चल रहे हैं, जहाँ पे भी आपको फंडिंग्स मिल जाती हैं। लेकिन सबसे बेस्ट मुझे लगता है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे जाओ, बहुत सॉर्टेड है। आप सर्च बॉक्स में जाओ, ऊपर सर्च करो, एंजल इन्वेस्टर सर्च कर लो, वीसी फर्म सर्च कर लो, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म कर सर्च कर लो। तो वहाँ पे आपको लोग दिख जाएँगे। और आपको फर्म्स भी दिख जाएँगी जिनका काम ही फंडिंग्स देना है। आप वहाँ पे ना, अब आपको क्या करना होगा कि यार फंडिंग ऐसी नहीं मिलेगी कि मैंने एक बंदे को रीच आउट कर लिया और मुझे फंडिंग मिल गई। इट्स नॉट दैट सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको प्रॉपर एक मैसेज बनाना पड़ेगा, शॉर्ट मैसेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि लिंक्डइन पे एक बहुत वर्ड्स का एक लिमिटेशन होती है। सेकंड, आपको अपनी एक डेक बनानी पड़ेगी। डेक में आपको यही डेक ही बोलते हैं ना उसको? डेक में पिच आपको, डेक जो हाँ, होता है पिच हमारा। डेक होती है, पिच डेक बनानी पड़ेगी। आपको हो सकता है वीडियो बनाना पड़े, तो वीडियो बना लो आप, ताकि लोग आपको देख लें, आपके प्रोडक्ट को, क्योंकि आप जितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाओगे उतना हो सकता है डेक ना एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि इमोशंस और वर्ड्स की कीमत होती है। तो वो आप ना लिंक्डइन में जब आप एक मैसेज ड्रॉप कर रहे हो किसी भी वीसी को, उसको आप नीचे ये लिंक दे दो उसकी। लिंक दे दो उसकी। और फिर है ना, आपको कम से कम हर दिन 50 लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा। ऐसा समझो कि आप जिसको रीच आउट कर सकते हो, आपको जिसके नाम के नीचे वीसी दिख रहा है, उसको बेशर्मी की तरह आप पिच कर दो। तब जाके हो सकता है कि आपके पास, जब आप 500 लोगों को भेजोगे ये मैसेजेस, तो हो सकता है आपके पास 10 या 12 लोग या 15 लोगों के पास मैसेजेस आपको रिवर्ट आए, जिनको थोड़ा बहुत अच्छा लगे। फिर आप उनके साथ कॉल्स पे जाओगे, फिर आप कॉल्स पे जाने के बाद आप उनको बताओगे, फिर आपकी एक फिजिकल मीटिंग होती है, एंड देन दिस कंटिन्यूस कि वो बात फिर इक्विटी वगैरह और इन सब पे आती है। तो फंडिंग के लिए मेजरली यही तरीका काम करता है मेरे हिसाब से, एज पर माई एक्सपीरियंस। तो एक बिज़नेसमैन को किस स्टेज पे फंडिंग उठानी चाहिए? देखो, अ, ऐसा नहीं है कि कोई स्टेज पर्टिकुलर होती है। कोई इंसान किसी भी स्टेज पे फंडिंग उठा सकता है। जैसे 9 साल से आज तक मैंने ट्राइवेनिटीज़ में नहीं उठाई, क्योंकि मेरे को लग रहा है बढ़िया चल रहा है। जब मैं बूटस्ट्रैप ही कर सकता हूँ तो क्यों नहीं कर सकता हूँ। आप ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, आप ज़ीरोधा का एग्ज़ाम्पल ले लो, उन्होंने आज तक फंडिंग नहीं उठाई। तो आपको क्या लग रहा है कि उनको ज़रूरत नहीं है? आप देखो कि आप फंडिंग क्यों उठा रहे हो, आपका वो भी एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि यार भाई, मेरा फंडिंग उठाने का माइंडसेट क्या है?
हम लोग जब टैंक में गए थे तब हमारा फुली फ्लैश्ड वो माइंडसेट नहीं था कि हमको फंडिंग उठानी है, हमारा माइंडसेट था हमको विजिबिलिटी चाहिए थी, तो हम लोग गए। क्योंकि जब आप इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करते हो ना, तो ऑनेस्टली बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपको उनको दिन रात रिपोर्ट्स करनी पड़ती हैं, उनके डेडलाइंस टारगेट्स मीट करने पड़ते हैं, उनको आपको दिखाना पड़ता है कि आज आपने ₹100 डाले तो वो ₹100 आज कितने हैं, कंपनी की वैल्यूएशन कितनी बढ़ रही है। आपको डेटा दिखाना पड़ता है कि हर दिन मेरे साथ कितने यूजर्स ऑनबोर्ड हो रहे हैं, कितने चर्न हो रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, कितना XYZ मेरा रेवेन्यू हो रहा है, कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं। आपको 2 लोग तो सिर्फ इसलिए बिठाने पड़ेंगे जो सिर्फ हर दिन, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक शार्क है, आपको लग रहा है कि वो बंदा ही आपको फंड कर रहा है और वही आपके साथ दिन रात काम करेगा, तो वो ऐसा नहीं होता। उसके पीछे एक पूरी उसकी एक टीम होती है, जो जिसका काम होता है हर एक स्टार्टअप के साथ दिन रात कोऑर्डिनेट करना। तो उनकी टीम आपका लिटरली खून चूसती है दिन रात। ये मेरे को बताया गया था शार्क टैंक में जाने से पहले भी कि भाई ऐसा होता है। और जिसने मुझे बताया था उसको फंडिंग भी मिली थी। और फिर थोड़े टाइम के बाद जब उसके पास ये सर का हेडेक दिन रात घंटी घूम रही थी, उसने फिर वो फंडिंग वापस भी रिटर्न कर दी, बोले मुझे नहीं चाहिए। तो भाई बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लोगों को लगता है फंडिंग लेना आसान है, तो फंडिंग लेना पहली बात तो खुद मुश्किल है। फंडिंग लेके आपको लगता है कि स्केल कर लो और फिर ये तो इन्वेस्टर्स आपका माथा खाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप समझो किसी ने आपको पैसे दिए हैं, तो आपका सारा दिन खून तो चूसेगा वो, बिल्कुल चूसेगा। सिंपल सी बात है। और फिर ये है कि यार आप में पोटेंशियल कितना है। तो बिजनेस में सीड फंडिंग क्या होती है? सीड फंडिंग बेसिकली कि आपका जब प्रोडक्ट बन रहा हो या आप आइडिएशन स्टेट पे हो, तब आप सीड फंडिंग ले सकते हो। जैसे जब हम शार्क टैंक में थे तो हम सीड फंडिंग ही लेने गए थे। तो फर्स्ट स्टेज ही होती है फंडिंग की, सीड फंडिंग, जहाँ पे आप सीड फंडिंग बेसिकली आपको एंजल इन्वेस्टर्स भी दे देते हैं। 30 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, ये सीड फंडिंग्स के बेसिकली आते हैं। अंडर 10 करोड़, 5-10 करोड़ के आसपास आप ले लो, ये सीड फंडिंग्स में आते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको मेजरली एंजल इन्वेस्टर से मिलेगी जो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है। और एंजल इन्वेस्टर के नज़रिए से देखो तो ये फंडिंग का गेम बहुत अलग है, मतलब बहुत डीप डाउन जाना पड़ेगा उसके लिए। वही ना, जब विरासत में नहीं मिलता ना चीज़ें, हाँ, तो इंसान को लगता है कि अरे यहाँ मैं पैसा अगर मतलब बचा सकता हूँ तो मुझे बचा लेना चाहिए। और बिल्कुल। सही बात भी है। वो कोई गलत अप्रोच नहीं है, मतलब बट लोगों को क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि यार हम अपने ऑफिस में झाड़ू कैसे लगा सकते हैं? हम तो एक अच्छे घर से आए हैं। और जहाँ ये माइंडसेट आ जाता है आपका, वहीं आप सबसे पहले यार फेल देखो, होते मेरे हो। को भी लगता था, पर मैं एम्प्लॉयज़ के सामने नहीं लगाता था। मैं जब वो चले जाते थे, मैं चुपके से रात को झाड़ू पोछा कर देता था और सुबह सबको सब कुछ फ्रेश ही मिलता था। उनको लगता था कि कोई एक बंदा तो आता है यहाँ पे। तो सब कुछ शुरू में खुद ही करना पड़ता है, सब करते हैं ये। सब और करते हैं। यही तो मतलब ऐसे ही तो जब आप एक-एक ईंट लगा के जब आप आगे बढ़ते तो हो, तभी एक वो महल खड़ा होता है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है ना आपको, कि आज जिस लेवल पे हो आप, और अगर आपको लगता है आपसे सब कुछ चला भी जाएगा ना, तो भी आपको पता है कि आप सब कुछ खड़ा कर लोगे और आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, इन सबको खड़ा करने में। बिल्कुल। तो यही बात होती है जब आप बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हो ना, तो आपको पता है आप मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पर पाने के लिए मेरे पास बहुत बहुत कुछ कुछ है। है। तो आप, मेरे को लगता है तब सब कुछ कर लेते हो आप। मैंने तो ऐसे ही 3-3 बिज़नेस खड़े करे हैं। मतलब बंद करा, एक अच्छा चलता था बिज़नेस बंद करा, फिर दूसरा स्टार्ट करा, फिर तीसरा स्टार्ट किया। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस दिलाती हैं, कि आप अपनी लाइफ़ में कैसे आगे बढ़ सकते हो। और ये यार मोटिवेशन भी रीसेंट लेके आती है। एग्ज़ाम्पल ले लो यार, अमिताभ जी और उनके बेटे का। अमिताभ जी कहाँ से आए यार? उन्होंने खुद कैसे किया? सब कुछ खुद से किया, एक एक फ़िल्म से स्टार्ट किया, कहाँ सोए, क्या करे? आज वो कहाँ पर है आदमी। बिल्कुल। और आप सोचो कि विरासत में मिली उनको, उनके बेटे ने कितनी फ़िल्म्स की हैं, बट कितनी सक्सेस हुई? वो नहीं उसको होती। इनकैश नहीं कर पाया वो। एंटरप्रेन्योर्स बिज़नेस में सबसे बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं? सबसे पहले जाके ऑफ़िस ले लेना, यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपको आपको मेरे को ऐसा लगता है कि यार लोगों को ना, मैंने आज बिज़नेस खोला, तो मेरे को सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा इंफ्रा चाहिए, बैठने के लिए चाहिए, लोग चाहिए बिठाने के लिए, वो सब तो ठीक है। इंसान का सबसे ज़्यादा पैसा ही इंफ्रा पे चला जाता है। आज अगर आप एक ऑफ़िस खोलते हो तो आपको क्या लगता है, एक छोटा-सा बेयर मिनिमम 500 स्क्वायर फीट का भी आप ऑफ़िस खोलोगे अच्छा किसी एक खासा जगह, खर्चा होता है। अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। यही सोचो कि अगर आप पहला ही पैसा अगर प्रोडक्ट में डालो, फिर आपका फिर सेकंड, मेरे को ऐसा लगता है पहला पहला पैसा जो होता है ना आपका, जो आप कोर होता है, आपकी जो सेविंग्स होती है, आपको हमेशा प्रोडक्ट में डालनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो उससे आपको धंधा बढ़ेगा। सेकंड होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि
टीम में डालना चाहिए, लोगों में डालना चाहिए। अब यार देखो, आजकल ना लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और जहाँ तक मैंने देखा है कोविड के बाद ना अच्छा टैलेंट जो है ना वो वर्क फ्रॉम होम से ही आ रहा है। मतलब हालाँकि इसमें भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लोगों के साथ। अगर आप टीम मैनेज करना आती है आपको, तो आप मेरे ख्याल से एक मैक्सिमम आउटपुट निकाल लोगे लोगों से। अगर नहीं आती तो फिर वो एक अलग बात है, बट आपको एक अच्छा टैलेंट भी मिल जाएगा। कम पैसे में भी वर्क फ्रॉम होम से मिल जाएगा। तो सेकंड, आप अपने टीम पे पैसा डालो, अच्छी टीम क्रिएट करो, क्योंकि एक अकेला इंसान पूरा साम्राज्य खड़ा नहीं कर नहीं कर सकता। सकते। आपको आप बात कर रहे हो कि यार लेंसकार्ट जैसा या किसी एक कंपनी जैसा आपको 1000 करोड़, टाटा जैसा वो एम्पायर बनाना है, अकेले तो नहीं बना सकते, पॉसिबल नहीं है। तो टीम लो, फिर आप खर्चा करो यार धीरे धीरे, थोड़ा ब्रांडिंग मार्केटिंग के साथ। फिर अब आपको लग रहा है कि अब मेरे पास लोग आ गए हैं, अब मैं कहाँ बैठाऊं, सर पे तो नहीं बैठा सकता, तो फिर आप ऑफिस लो। ऑफिस लो। सेम चीज़ मैंने भी करी थी। जब मैंने बिज़नेस खोला था, तो मैंने अपने घर से काम किया था। जैसे मैंने बोला कि ऑटोमोबाइल में हमारे और भी चीज़ें थी, तो वो हम घर के गैराज से हमने अपना शुरू किया था बिज़नेस। और धीमे-धीमे जब ऐसा लगा कि अभी गैराज बहुत छोटा बनने लगा है, तब हमने अपग्रेड किया था। करेक्ट, यही एक राइट स्ट्रैटेजी होती है। बिल्कुल। और शुरुआत में जब आप करते हो ना, तो आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। पहले तो मैं झाड़ू पोछा भी मैं खुद ही लगा लेता था यार, मेरे ऑफिस का जो फर्स्ट वाला ऑफिस था, जस्ट टू सेव 500 और 1000 रुपीज अ मंथ। तो ऐसे ही होता है। अभी आप थोड़ी देर पहले भी बोल रहे थे कि आपको मार्केट ट्रेंड्स को बहुत ज़्यादा देखना चाहिए। हम्म। तो बिज़नेस में मैं मार्केट ट्रेंड्स को कैसे समझूँ? यार मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल मार्केट ट्रेंड ना इंस्टाग्राम ही बता देता है सब कुछ। जो सब कुछ चल रहा होता है वो सब आपको इंस्टाग्राम पे दिख रहा होता है। बस ये है कि आपको माइंडलेस स्क्रॉलिंग की जगह ना आपको थोड़ा माइंडफुल देखना पड़ता है कि यार क्या चल रहा है, लोगों को क्या चाहिए। जैसे ना, अभी आपको पता है लोगों की शादियां हो रही, शादियों पे लोग 50-50 लाख, 1-1 करोड़, बहुत आम बातें खर्च कर रहे हैं। तो लोग वेडिंग फोटोग्राफर्स के साथ, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ये चालू किया है कि वो सिर्फ अपने फ़ोन से जाती हैं, रील्स बनाती हैं और उनको तुरंत विद इन सेकंड्स पोस्ट करती हैं उनके पेजेस पे। तो उन्होंने देखा यार डिमांड तो है यहाँ पे, मतलब पीपल वांट टू शोकेस देयर वेडिंग, बट जब तक फाइनल प्रोडक्शन आता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस में टाइम लगते हैं, बट पीपल वांट इंस्टेंट थिंग्स, तो उन्होंने वो वाला बिजनेस स्टार्ट कर दिया। सो आपको देखना पड़ेगा कि अब मार्केट में क्या चल रहा है। अब मार्केट में चल रहा है एआई। तो हर एक चीज जो आप देख रहे होगे कि यार अब लोग ना, क्रिएटर्स का बेसिकली अब मेरे पास रीच आउट आते हैं, सर आई कैन क्रिएट अ एआई ऑफ योर्स, और आपको घर पे बैठना है, कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ आप एक बार बस मेरे को 1 घंटे का शूट करके दे दो, एंड देन आपके एआई से ही सारी वीडियोस जाएंगी, तो वो करके दे देंगे। तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि यार, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो, कैसे किसी की प्रॉब्लम को फिगर आउट कर सकते हो और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक अ मिलियंस आउट ऑफ इट। राइट। सिंपल सा फंडा है। बहुत सारी और भी ऐसी हज़ारों चीज़ें होंगी जो हमारे सामने नहीं होगी। अगर आप देखो तो आजकल ये भी चल रहा है कि छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स हो रहे हैं जो आपकी छोटी-छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कल मैंने देखा एक बंदर भगाने की लेज़र का एक वीडियो देख लिया मैंने। तो इंसान सही है अब यार। वो उसी को बेच रहा है, क्योंकि उम, लोग ऐसा समझते हैं जानवर को मार के गुलेल से मारना है वो सब सही नहीं है, तो उन्होंने लेज़र ही बना दी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप प्रोडक्ट्स भी बेच के बना सकते हो पैसे, और यूजुअली इंस्टाग्राम से बना सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो। आप देखो, कुछ टाइम तक पहले तक, अभी सबसे बड़ा आप यही ट्रेंड देख लो, आप सबसे ज़्यादा पैसा तो इनसे ही बना सकते हो यार, किसी ब्रांड के लिए ही आप अपने, अगर आप वीडियोज़ बना ली, आप जेन ज़ी हो, ठीक है? आपको पता है आप फ्री हो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो आप किसी ब्रांड के लिए वीडियोज़ ही बना लो। वहीं आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। पर वीडियो का यूज़र जनरेटेड कंटेंट आप बेयर मिनिमम 3 साढ़े 3 हज़ार रुपए भी लोगे आप, विद कैमरा-वैमरा सब कुछ, तो यार महीने में आपने 30-40 वीडियोज़ बना ली, तो आपके 40-50 हज़ार रुपए ये खड़े हो गए। अब वो मेटा एड्स रन करने आते हैं, छोटा-मोटा कोर्स है, बहुत बेसिक कोर्स है, आपने वो सीख लिया, तो वो भी आप कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे फ़िलहाल एक बंदे की ऐसी रिक्वायरमेंट है, जो मेरी राइटिंग को एनालिसिस कर ले, जिस मैंने वैसे ही मेरे एआई को ट्रेन करके रखा है, जीपीटी को ट्रेन करके रखा है। जो मेरे को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, जिसको एआई चलाना आता हो, प्रॉम्प्टिंग करना आती हो, और प्रॉम्प्टिंग से मेरी राइटिंग निकाल ले और मेरे लिए यूट्यूब और वीडियोज़ वगैरह सबका राइटिंग क्रिएट करके दे दे। जबकि आपको राइटर का भी एक्सपीरियंस नहीं हो, बट फिर भी आप एआई से ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो। तो यार आपको देखना पड़ेगा कि फिलहाल जस्ट फालतू में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की जगह आप देखो यार, उधर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा, बहुत पैसा बन सकता है इन सब में। तो मुझे जो समझ में आता है कि आप अगर कस्टमर का पेन एरिया पकड़ लो, हुँ, ये समझ लो कि आपका कस्टमर कौन है और उस पेन एरिया को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन यू कैन गिव टू योर कस्टमर। ट्रू। जब भी हम बिज़नेस के लिए फंडिंग लेते हैं,
तो इक्विटी डाइल्यूशन का क्या फंडा होता है? तो जब आप फंडिंग लेते हो, जैसे आई विल गिव यू माय एग्जांपल, जब हम टैंक में जा रहे थे तो उसके पहले ना हमको बहुत सारी एनालिसिस करने होते हैं, क्योंकि यार ऑब्वियसली आप 5 बड़े-बड़े शार्क्स को पिच कर रहे हो और वहाँ पे आपको सबसे पहला वो सवाल यही पूछते हैं, भाई तुम किस लेवल पे इक्विटी माँग रहे हो और कितना पैसा माँग रहे हो, क्या आपकी वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? यही सबके साथ बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है और आधे से ज़्यादा लोग ब्लैंक हो जाते हैं। तो जब बात आती है वैल्यूएशन की, इक्विटी की, पैसा माँगने की, तब यू आर नॉट द वन जो डिसीजन लेता है, इसके पीछे सीएफएज़ होते हैं, ठीक है? सीएफए का क्या काम होता है, वो आपकी पूरी शीट एनालिसिस करता है, वो आपका डेटा एनालिसिस करता है। कंपनी कितने टाइम से चल रही है, उन्होंने पिछले टाइम में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितने आपके जो कस्टमर्स हैं वो चर्न हुए हैं, कितनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, इंटू 10 मतलब ऑलमोस्ट कितना बड़ा अभी तक आप मार्केट शेयर कर पा रहे हो, आपके क्लाइंट्स का वेटेज कैसा है। जैसे मान के चलो मेरे पोर्टफोलियो में ताज और मैरिड हयात जैसे क्लाइंट्स हैं, तो ऑब्वियसली मेरी थोड़ी वैल्यू थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे ना हज़ार फैक्टर्स होते हैं, प्लस इससे बड़ा एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि अभी जहाँ हो आप, आपकी करंट स्टेज इंटू 5 इयर्स और 10 इयर्स नेक्स्ट आप कहाँ होगे और हर साल आपकी कितनी-कितनी ग्रोथ होती चली जाएगी। उस हिसाब से वैल्यूएशन जस्टिफाइड होती है। आज को देख के कल आपका कितना होगा, अब मैं नेक्स्ट ईयर सपोज़ करो 10% बढ़ रहा हूँ, उसके अगले साल 50% बढ़ रहा हूँ, उसके अगले साल, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं एंड देन उसके बाद वो वैल्यूएशन और इक्विटी डिसॉल्व और ये सब डिसाइड होता है। ऐसे अपने मन से कुछ भी नहीं होता इसमें। आप मुझे बोल रहे थे कि बिज़नेस में डेटा का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। हुँ। तो हमको बिज़नेस में डेटा एनालिटिक्स कैसे रीड करना चाहिए? देखो आपको किसी सॉफ्टवेयर वगैरह की ज़रूरत नहीं है मेरे ख़्याल से। आप एक बहुत बेसिक चीज़ें समझो कि आजकल आप चैट जीपीटी ले लो और चैट जीपीटी को ये बता दो कि यार मेरा एक एक्स वाई जेड बिज़नेस है और मेरे को किस टाइप का डेटा इनसाइट्स चाहिए, ताकि मैं अपने जो डिसीजंस हैं और उसको और डिसीजंस को एक्यूमुलेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पाऊँ। मेरी कंडीशन में क्या होता है कि मेरे पास होटल कौन-कौन से टाइप के हैं, ठीक है? उनका एवरेज रूम रेट क्या-क्या है? कितने नंबर ऑफ रूम नाइट्स आ रहे हैं? कितने नंबर ऑफ रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, बेकार आ रहे हैं? कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स मेरे यहाँ आ रहे हैं पर बुकिंग कैंसल कर दे रहे हैं? और ऐसे देयर कैन बी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मेट्रिक्स हो सकते हैं। तो आप सिर्फ बेसिक डेटा ले लो, जो आपको लग रहा है कि यार ये हर डेटा काम का नहीं होता और कुछ डेटा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट डेटा होता होता है। है। तो मेरे हुँ। ख्याल से यार हर किसी पे जाओगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। बट कुछ एक्यूमुलेटिव स्ट्रॉन्ग डेटा ले लो, उस बिहाफ पे आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। तो मैं आपको मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन बताता हूँ जो मैंने डेटा से लिया है। मैंने यार देखा कि जब हम 1 स्टार, 2 स्टार होटल्स पे काम कर रहे थे, तो हम मेहनत इतनी कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे कि जिसकी हद नहीं। बट उतना बिज़नेस नहीं आ पा रहा था। और बिज़नेस क्यों नहीं आता था? उनकी रेटिंग्स, रिव्यूज़ अच्छी नहीं होती थी। उनका एवरेज रूम रेट भी कम होता था। आप बिलीव करोगे हमने ऐसे भी होटल चलाए जिसमें 100 रूम्स होते थे, हम 700-800 रुपए का रूम होता था। ₹1000 का रूम होता था, ₹1200 का रूम होता था। लेकिन वो ज़्यादा बिकते नहीं थे। और जब हम लोगों ने सेम हमने 4 स्टार होटल्स, 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ पे काम करना चालू किया, तो हमने विदिन 1 मंथ 48,000 से हमने पहले ही मंथ में 9 लाख रुपए का बिज़नेस किया, दूसरे महीने में हमने 16 लाख का बिज़नेस किया और थर्ड मंथ में हमने 24 लाख्स का बिज़नेस टच कर दिया। तो हमको खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे अचीव हो रहा है, मतलब और आप बिलीव करोगे एफर्ट्स भी कम थे। 1 स्टार होटल में हमने ज़्यादा एफर्ट डाले, 5 स्टार, 4 स्टार होटल में हमने कम एफर्ट्स डाले। तो हमें डेटा से पता चला कि यार हम तो होटल्स ही गलत पिक कर रहे हैं, क्योंकि जो कस्टमर ऑनलाइन बुकिंग कर रहा है वो थोड़ा अलग माइंडसेट से आ रहा है। उसकी परचेसिंग कैपेसिटी है, उसको थोड़ा ऑब्वियसली 7,000 की जगह वो प्राइस कंपैरिजन करेगा 4-5,000 में लेगा, लेकिन उसको अमेनिटीज़ ज़्यादा चाहिए। तो जब हमने ये डेटा देखा तो हमारे ना बहुत सारे जीवन में क्लैरिटी आ गई कि नहीं यार, अब ऐसे होटल से थोड़ा कम रहो। ऐसे होटल्स जो बेयर मिनिमम 20 रूम के हैं, जिनमें एमिनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, नए बने हुए होटल्स हैं, क्योंकि नए होटल्स में क्या होता है कि इंटीरियर्स अच्छे होते हैं, फ़साड अच्छा होता है, एमिनिटीज़ अच्छी होती हैं। नई होटल होती है तो क्या होता है कि होटल भी बहुत केयर करके चलाता है। कस्टमर के पीछे तो जी-जान फूँक देता है वो। सर्विस के पीछे, सर आपको क्या चाहिए? नई चीज़ें चाहिए तो लाके दे देता है। तो हमने जब ये डेटा एनालिसिस करा ना, तो हमारी पूरी गेम चेंज हो गई और हमारा रेवेन्यू बढ़ने लगा। तो आपको भी थोड़ा ना ये देखना पड़ेगा कि हर डेटा काम का नहीं होता, बट क्या-क्या डेटा है, ऐसा पैरामीटर्स है जो आपको देखना चाहिए और वो आपके उससे ही आएगा। और मैं तो आपको एक पर्सनल सजेशन दूँगा कि आप उसका एक कस्टम जीपीटी बना लो।
एक प्रॉम्प्टिंग की तरह उसको वो कर लो, और हर हर दिन का या हर महीने का आपका डेटा उसमें फैच करते जाओ। जैसे मैं डालता हूँ ये नंबर ऑफ होटल्स हमारे इतने, ये रेवेन्यू आया, आपको लगेगा कि यार मैं एआई को ये भी डेटा दे रहा हूँ कि मैं कितना कमा रहा हूँ, क्या है, बट वो इनिशियली आपको हेल्प ही करेगा एक अच्छे डिसीजंस लेने में, और आपको बता देगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, चर्न हो रहे हैं तो क्यों हो रही है आपकी प्रॉपर्टीज, क्या हो रहा है। वैसे आप हर सेगमेंट में काम कर सकते हो। मुझे लगता है कि हर बिज़नेस ओनर फेल ही यही होता है। 90% बिज़नेस बंद भी इसलिए होते हैं क्योंकि वो डेटा को ढंग डेटा से एनालिटिक्स पे ध्यान ही नहीं नहीं देते। देते। द मोमेंट आप डेटा के साथ प्ले करना शुरू कर देते हो, तो आपको क्लैरिटी मिलती चली जाती है। जहाँ आपको क्लैरिटी मिलती चली जाती है, आप बिज़नेस को और वहीं फ्लरिश करते चले जाते हो। तो इट करेक्ट। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा एनालिटिक्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या हम मार्केट में किसी बड़े प्रोडक्ट या बड़ी सर्विस का कॉपी बना के बेच सकते हैं? और कितना सक्सेसफुल रहेगा अगर करते हैं तो? 90% लोग और 90% ब्रांड्स आज यही कर रहे हैं। आपको बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ मिनिमलिस्ट और ऑर्डिनरी का। छोड़ो इंग्रेडिएंट्स वगैरह, इन्होंने तो पूरी की पूरी मतलब बाहर की ब्रांडिंग पैकेजिंग भी पूरी कॉपी कर दी। वो चल रहा है। आज आप देखो ज़ारा, एच&एम वगैरह है, वो भी बड़े ब्रांड्स की कॉपी बनाते हैं, ज़्यादा और तो सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मतलब उनके जो फाउंडर हैं, उन पे तो मैंने केस स्टडी बनाई थी, ही बिकेम 4th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने पूरा काम ही यही किया है कि जैसे ही कुछ आता है फटाफट उन्होंने कॉपी किया, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बना लिया तो बट ठीक है। अब क्या होता है कि एक चीज़ सिंपल और ये भी हो जाती है, देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, मेरे लिए भी एक काम किया है, क्योंकि जब आप देखते हो कि यार किसी के लिए कोई चीज़ काम कर रही है, तो वो चीज़ ऑब्वियसली आपके लिए भी काम करेगी, ट्राइड एंड क्योंकि टेस्टेड है। वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, फुल प्रूफ है। तो वो जब आपके लिए काम कर लेगी तो बस और क्या, काम ही हो गया। इनफैक्ट परफ्यूम्स में भी बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं हाँ, जो अब किसी की देखो ना कॉपी एक, बना-बना के हाँ, बेला बेला वीटा। विटा, वो तो बंदा आगे ही बेच रहा है कि यार ये इस कंपनी का कॉपी परफ्यूम है। कितने ही वीडियोस में उन्होंने सीधे बोला कि वो पहले बता रहे हैं कि आपको कौन से परफ्यूम लगा, बोले मुझे अरमानी एक्सचेंज का ये XYZ लगा, बोले नहीं ये हमारा बेला विटा है विच इज द सेम फ्रेग्रेंस, और वो बता के वो 300 रुपए में अपना परफ्यूम बेच रहा है। अब समझो ना क्या करें लोग, फर्स्ट कॉपी बना के बेच रहे हैं, या तो पूरा का पूरा उस पर बिजनेस ही उन्होंने खड़ा कर दिया है। एंड ही सक्सेसफुल, करोड़ों की बिज़नेस बना के रखा हुआ है। करोड़ों के बना के बेस्ट स्ट्रेटेजी है लोगों से, हमारी जनरेशन इसको कॉपी नहीं बोलती, हमारी जनरेशन बोलती इंस्पिरेशन लेके काम करते हैं। वो बस वर्ड्स का खेल है और कुछ वर्ड्स का नहीं है। खेल है, और एक बुक है जिसने मेरी बहुत हेल्प की है, और मैं सारे बिजनेस ओनर्स को बोलूंगा एक बार तो पढ़ना ही चाहिए आपको। बुक का नाम है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। तो आपको पता चल जाएगा कि चोरी करनी है लेकिन कैसे करनी है, कैसे इंस्पिरेशन लेनी है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, आपको सारे फुटपाथ्स मतलब सारी फुटप्रिंट्स मिल जाएंगी उसकी। तो वो बुक इज अ मस्ट रिकमेंड बुक, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि ज़्यादा फॉलोवर्स होने से क्या हमारा बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपके पास ऑडियंस कैसी है सबसे पहले। सबसे मेजर फैक्टर ही ये रहता है। अगर आपके पास ऑडियंस वैसी है, तो आपके पास आप मतलब बहुत कम फॉलोअर्स में भी आप करोड़ों रुपए का धंधा बना सकते हो। मतलब कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके हार्डली 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन जो करोड़ों रुपए बना रहे हैं, और जो मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिनके 10-10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं पैसा बना रहे हैं। तो कंटेंट इज़ समथिंग कि जिससे आप बहुत पैसा बना सकते हो, बट आपकी ना स्ट्रैटेजीज़ पे डिपेंड करता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप कर रहे हो कॉमेडी, बक ये वो सब कर रहे हो जो आज लोग करते हैं, आप डांस कर रहे हो, नाले में नहा रहे हो। हाँ, नाले में नहा रहे हो, लेकिन आप बेच रहे हो कुछ और, तो वो सिर्फ़ आपको एक टेम्परेरी टाइम के लिए एक विज़िबिलिटी दे सकता है, लेकिन इट विल नॉट श्योर कि यार वो आपको बिज़नेस ही लाके दे। आप समझो। बट अगेन ऐसा कुछ है कि यार आपके पास एक बहुत निश ऑडियंस है कि यार आप बेस्ट थिंग कि आप स्टाइलिंग समझा रहे हो किसी को, कि यार मेंस को कैसे स्टाइल करना चाहिए, टी-शर्ट कैसी पहननी चाहिए, इसके ऊपर क्या जमेगा, और उसी से रिकमेंडेड आप उसमें लिंक्स दे रहे हो कि यार ये इसकी बाइंग लिंक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप करोड़ों रुपए का बिज़नेस बना लोगे। एफिलिएट लिंक्स जो होती है। एफिलिएट लिंक शेयर कर दो, मिंत्रा वगैरह की, अमेज़न की एफिलिएट लिंक शेयर कर दो, आपने कहाँ से परचेज़ किया, आप 2 लाख फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए आपको। आपके पास अगर व्यूज़ डिसेंट आ रहे हैं ना, तो क्योंकि आप जो दिखा रहे हो वही आप बेच भी रहे हो, एंड पीपल आर इंटरेस्टेड, तो लोग खरीद लेते हैं वो। जैसे कि मैंने बीच में भी कहा था कि आज का जो पॉडकास्ट है ना, इट्स अ मास्टर क्लास। अगर लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं और उन्होंने एक-एक चीज़ नोट करी है और उसके बाद जाके उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट मिल सकता है कि
कैसे उनको बिजनेस में नीश ढूंढना चाहिए, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कैसे अपने कंपटीशन को पढ़ना चाहिए, कैसे इन्वेस्टर्स ढूँढने चाहिए, ढूँढने भी चाहिए या नहीं चाहिए, उनको ज़रूरत है भी या नहीं भी, ये कंप्लीट ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच विजय फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर नॉलेज, शेयरिंग योर विज़डम विद द पीपल। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच शालीन फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। इट वाज अ लवली कन्वर्सेशन। काफी मजा आया। थैंक यू सेम हियर। मुझे भी बहुत मज़ा आया और यू नो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कन्वर्सेशन हो रहा है। हम अपने थॉट्स शेयर कर रहे थे और मज़ा आया, मतलब लिटरली बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।